दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना अखिलेश सर और लेकर आया हूं आप लोगों के लिए केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4। आपके इस सेशन का लेक्चर नंबर 4 ही आई गेस, जहां तक मुझे लगता है। यस, इट इज द लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर दोस्तों इस इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं, किस चीज का हम लोग चर्चा करने वाले हैं? अपने हाइब्रिडाइजेशन वाले हिस्से का। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन वाली चीजों को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारा हक बनता है कि पुरानी क्लास में सर आपने क्या पढ़ाया, एक बार हल्का सा उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। सो आइए जरा एक बार पहले इसका रीकैप देख लेते हैं कि क्या क्या बातें आपके और मेरे बीच में हो चुकी हैं। सो अगर मैं रीकैप से स्टार्ट करूं दोस्तों, तो हमारे बीच में ये चर्चा हुई थी कि सर देखो कि एक्साइटेशन थ्योरी से हमारा काम नहीं चल पा रहा है, हमें किसी और के पास जा। पहले तो मुझे बता दो, क्या आवाज सबको आ रही है क्लियर? आवाज, मैं, मेरा बोर्ड, ये सब कुछ क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा है? सनी, प्रमोद, दीक्षा, सोनम, भाग्यश्री, असीम, दीपक का है आज? दीपक तिवारी आया हुआ है? बिल्कुल आया हुआ भाई, प्रेजेंट है। अनन्या, सबको क्लियरली सुनाई दे रहा है? चलिए, अगर आपको यहां तक का मामला समझ में आ रहा है तो हम लोगों ने क्या क्या क्लासेस में डिस्कशन में कर लिया था उसको एक बार हल्का सा शांति से रीकैप कर लीजिए। हम लोग सबसे पहले गए थे एक्साइटेशन थ्योरी के पास। एक्साइटेशन थ्योरी क्या बताकर चला गया? एक्साइटेशन थ्योरी हमें यह बता के चला गया कि सर कोवलेंसी किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट में कैसे निकाले जाते, इन पी ब्लॉक। उसके लिए उसने कुछ टूल्स का सहारा लिया, और वो टूल्स क्या थे? एक्साइटेशन थ्योरी के टूल्स। और वो एक्साइटेशन थ्योरी के टूल्स थे, एक तो आपके पास वही प्राइमरी कंडीशन वाला, है ना, कि आप एक्साइटेशन करवा लीजिए, और एक था वो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन वाला, राइट। फिर हमने कहा कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल है जो सर इन दोनों को सेटिस्फाइड करने के बावजूद भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आप लोगों ने वहां पर एक टर्शियरी कंडीशन यानी स्टेरिक रिपल्शन को पढ़ना सीखा कि सर वहां पे स्टेरिक रिपल्शंस क्या है, बहुत ज्यादा हो रहे थे, और स्टेरिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसी वजह से आपका मॉलिक्यूल जो है स्टेरिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा हो रहे थे। इसी को आप लोगों ने टर्शियरी कंडीशन का नाम दे दिया था, और टर्शियरी कंडीशन का नाम देने का मतलब है कि इसी की वजह से, है ना, इसी चीज की वजह से आप अपने मॉलिक्यूल्स को एग्जिस्ट नहीं करवा पा रहे हो। उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े थे, जिसमें जीनोन F8 हमारे पास एग्जांपल था, जिसमें PI5 हमारे पास एग्जांपल था, जिसमें हमारे पास CI4 एग्जांपल था, है ना, जिसमें हमारे पास एग्जांपल SBr6 था, जिसमें हमारे पास ICl7 था, जिसमें हमारे पास ClF7 था, जिसमें हमारे पास BrF7 था, एटसेट्रा। ये सब वो एग्जांपल्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये नॉन एग्जिस्ट करने वाले कंपाउंड्स थे, नॉन एग्जिस्ट करने वाले कंपाउंड्स थे जो भीड़ भाड़ की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे, कि यहाँ पे रिपल्शन इतनी ज्यादा हो रहे थे कि एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर हमें मन हुआ कि यार एक चीज, इंसानी दिमाग है ना, एक चीज जानने के बाद दूसरी चीज जानना चाहता है, और दूसरी चीज जानने के लिए हमने कहा चलो जरा इसके बॉन्ड के बारे में पता करते हैं, इसकी बॉन्ड की लंबाइयां चेक करते हैं। तो जब मैंने एक CH4 का बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल उठा के देखा तो हमें दिक्कत हुई कि CH4 में एक्साइटेशन थ्योरी, दोबारा देख दीपक, कोई भी ऐसा बच्चा ना बैठा रहे मेरी क्लास के अंदर जो कलाकार क्या है कि मुझे लास्ट क्लास में सब समझ में ही नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है ये, मैं उसको घर में घुस के मारूंगा, ये बात ध्यान रखना। और अब ये यूट्यूब पे लाइव तो जा नहीं रही तो मुझे टेंशन भी नहीं है, मैं पीट भी दूंगा। हम लोगों ने एक्साइटेशन थ्योरी में पढ़ा था कि कार्बन जो है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा करती थी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा करती थी, तो ही बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बॉन्ड बनते हैं बेटा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों अलग अलग होने चाहिए, और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जरा सोचो ना, इसमें तो कोई जगह ही नहीं है, इसमें मैक्सिमम में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दोनों पड़े हुए हैं, तो यहां तो कोई बॉन्ड बना नहीं सकता। हाँ, बॉन्ड यहां बनाएगा, बॉन्ड कोई 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां बनाएगा, तो 2 ही बन पाए, पर 4 बनते थे तो उसने कहा नहीं सर इसको कुदाना पड़ेगा। याद आई मेरी बात? और आप कुदा देते थे तो यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनते थे, और इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से आप 4 हाइड्रोजनों को चिपका पा रहे थे, और यही था CH4 की कहानी।
लेकिन हमें समझ में आया कि सर जी, अरे सर देखो ना, ये एक अलग चीज से मिलकर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बन क्या रहा है सर, ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पर ये बॉन्ड किसी और ऑर्बिटल से मिलकर बन रहा है, ये 3 बॉन्ड किसी और ऑर्बिटल से मिलकर बन रहे हैं, और जब ये किसी और ऑर्बिटल से मिलकर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इनका लेंथ अलग अलग होनी चाहिए थी। जरा सोचो ना, कार्बन का ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, तो जरा सोचो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मिलकर बॉन्ड बनाए तो वो ऐसा दिखना चाहिए, और यहां पर कौन सा है, हाइड्रोजन कौन सा है, एस ऑर्बिटल, ये कार्बन का कौन सा है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मिलकर बॉन्ड बनाए तो वो ऐसा दिखना चाहिए, पर हमने रिजल्ट देखा कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो हमने कहा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब आपके साथ ये दिक्कत हो रखी है, और इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोग पहले तो इसकी हमने वो बताई ड्रॉबैक्स की तुम्हारी दिक्कतें क्या है, फिर हमने इस दिक्कतों को दूर करने के लिए किसके पास भाग के गए, इस दिक्कतों को दूर करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन के पास भाग कर गए। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम किसके पास भाग के गए बेटा, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन के पास भाग के गए। हाइब्रिडाइजेशन ने हमें बताया कि कैसे एटॉमिक, ये सर जो आप अलग अलग शादी करवा रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा, ये सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलने के बाद कुछ नया ऑर्बिटल बनाएगा, और वो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दे रहे थे। क्लियर है? अच्छा, हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस भी पढ़ लिए थे। क्या क्या डिफरेंसेस पढ़ लिए थे? डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल वर्सेस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई बता सकता है? ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बनता है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बनता है, बट ये डिफरेंशिएट कैसे करे जाते हैं? किसको आप लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दोगे और किसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दोगे, बताना जरा। क्या क्या है डिफरेंस बेटा? सो डिफरेंस ये था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही न्यूक्लियस के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में शादी करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो अलग न्यूक्लियस के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में शादी करते हैं। क्लियर है मेरी बात या नहीं? जैसे मान लीजिए मेरे को कोई पूछे, सुनना एकदम, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों बातें समझा दूंगा, फिर रोना धोना बंद कर देना प्लीज। आपने CH4 बनाया, CH4 बनाते समय मैंने पूछा बता भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, किसकी? मैंने कहा भैया कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसमें क्या होगी? तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है? एक ही एटम की हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताई कि वो एक sp3 है, मतलब यहां पे लिख रहा हूं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। दैट मींस कार्बन का s एंड p ऑर्बिटल्स मिक्स होकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया होगा। क्लियर है? हेलो जी सर। क्लियर है? लेकिन जरा सोचो, जब मैं बात करूंगा एमओटी की, एमओटी क्या है? तो डिफरेंट लोगों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। जरा सोचो, जैसे मान लो किसकी बात करो, जैसे मान लो मुझे HCl बनाना है ना, और अगर HCl बनाना है तो क्या है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये लोग आपस में शादी कर कर
जौन सा ऑर्बिटल बनाएंगे उसका नाम क्या होगा बेटा? उसका नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो डिफरेंट न्यूक्लियस के लोग शादी करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और सेम न्यूक्लियस के ही दोनों ऑर्बिटल शादी करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इतनी सी बात हमको समझ में आ गई? इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? नहीं नहीं भाई गोरोहन, मेरा मूड क्यों ऑफ है? मेरा कोई मूड ऑफ? यार हदे ही नहीं, इतनी दूर बैठकर कैमरे के इधर भी मेरी शक्ल कैसे देख पा रहे हैं कि सर आपका मूड भी ऑफ है? काश वो भी देख पाती। ठीक है, याद ध्यान दो। रोहन ने देख लिया है, रोहन ने देख लिया कि मेरा मूड ऑफ है, वो नहीं देख पाते। चलो, अगर आपको इतना सा मामला सबको समझ में आ चुका है, सो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या मैं बात करूं तो एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या बोला जरा समझिएगा। मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाई, मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाई, राइट? पहली बात बता दूं, ये हाइब्रिडाइजेशन किसी का सपना है? कंप्लीटली ये एक इमेजिनेशन है किसी आदमी की। हाँ, बट इस इमेजिनेशन ने जो हमारे फैक्ट थे, जो हमारी चीजें थी, जैसे कि बॉन्ड लेंथ का सेम होना, जैसे कि बॉन्ड एंगल का 90 डिग्री से ज्यादा होना, उसको एक्सप्लेन कर दिया। बट हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि हम लोग बोल सकते कि हाँ सर इस प्रकार से ही मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है। कुछ इस प्रकार का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ना आज तक हमें ऐसा कोई प्रूफ मिल पाया है। बट ये एक किसी का सपना है जो बस ये है कि हमारी सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकता है। सो हाइब्रिडाइजेशन हमने करवाया, जरा मुझे बताना हाइब्रिडाइजेशन करवाने का फायदा क्या क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन के फायदे क्या क्या हुए? क्या मैं एक फायदा बोल सकता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन करवाने का सर एक फायदा तो ये हुआ कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने शुरू हो गए? क्योंकि हम लोगों ने थोड़े समय पहले कल की क्लास में तो बोला था चिल्ला चिल्ला के, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एज कंपेयर टू देयर पेरेंट ऑर्बिटल्स। सो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है और उसके साथ अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो वो एक स्टेबल बॉन्ड बनता है। इसका मतलब हाइब्रिडेशन करवाने का पहला फायदा तो ये है सर कि बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। क्या बात क्लियर है? और हाइब्रिडेशन करवाने का दूसरा फायदा क्या है? हाइब्रिडेशन करवाने का दूसरा फायदा की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडेशन करवाने का दूसरा फायदा यह है सर कि जब जब हाइब्रिडेशन होती है तब तब एस का इंजेक्शन लगेगा, और जब जब एस का इंजेक्शन लगेगा तब तब वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल फूल के मोटे होते रहेंगे, और जब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल फूल के मोटे होते रहेंगे उनके बीच का एंगल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। अरे कल की क्लास में बताया नहीं था कुछ इस प्रकार का कि वो ऐसे एक फूल जाता है, एस का इंजेक्शन लगता है, ये ऐसे फूल जाता है, और जितना एस लगता रहेगा उतना ही फूल के मोटा होता रहेगा, और जितना फूल के मोटा होता रहेगा उतना रिपल्शन होगा, जितना रिपल्शन होगा उतना एंगल बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं हाइब्रिडेशन करवाने से जो हमारा थीटा है वो इंक्रीज कर रहा होता है, और थीटा इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि हमारा जो रिपल्शन है वो डिक्रीज कर रहा होता है, और हमारा रिपल्शन डिक्रीज कर रहा होता है, ये हमारा उसका सबसे बड़ा फायदा है। तो हाइब्रिडेशन करवाने के दो फायदे हैं, बॉन्ड का स्ट्रांग बनना, यानी मैं बोल सकता हूं एनर्जेटिक एनर्जेटिक स्टेबलाइजेशन। एनर्जेटिक क्या है? स्टेबलाइजेशन। और साथ साथ आपके रिपल्शन को कम करना, डेट इज कॉल्ड एज स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, कि मॉलिक्यूल स्टेरिकली स्टेबलाइज हो रहा है। और ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन का मेन कारण बॉन्ड को स्ट्रांग बनाना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन मार्केट में आया उसके पीछे का रीजन ये नहीं था कि हमें बॉन्ड स्ट्रांग चाहिए थे, नहीं, हमें उसके पीछे का रीजन समझना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन मार्केट में इसलिए आया क्योंकि हमें रिपल्शन को कम करना था। जरा इसको इस प्रकार समझिए, मान लो एकदम ध्यान से देखना, आप दुनिया में अकेले हो, अकेले तन्हा उदास, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें, तुम दुनिया में अकेले हो इस पूरे संसार में। तुम अगर अकेले हो, कोई और आदमी है ही नहीं, कोई और इंसान है ही नहीं प्रकृति का तुम्हारे आसपास, तो क्या तुम किसी से रिपल हो सकते हो?
क्या तुम किसी को धक्का मार सकते हो? क्या किसी के साथ तुम्हें दिक्कत हो सकती है? जब कोई है ही नहीं तो दिक्कत कहां से होगी? इसका मतलब जब तुम अकेले थे तो उस समय कोई रिपल्शन नहीं थी। तुमने किसी को ढूंढा उस अकेले संसार में, उस अकेली दुनिया में, उस तन्हा दुनिया में तुमने किसी को ढूंढा और तुम्हें कई सालों बाद कोई एक मिला और उसके साथ मिला, तुम्हें उससे प्यार हो गया और तुमने उससे शादी कर ली। अब तुम एक से दो हो चुके हो। अब जरा बताना, क्या तुम्हारे बीच में रिपल्शन होगी? आप कहोगे सर यहां रिपल्सन, यहां तो लात जूते बजेंगे। अरे नहीं नहीं, शुरुआत में तो अट्रैक्शन ही होगी। अरे भैया अगर रिपल्शन ही होती तो ये तो डाइवोर्स देके अलग कर देता ना। बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन ही हो रही होगी, तभी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अदरवाइज तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। अदरवाइज जो है वो तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर है? ओके। मान लीजिए आपने थोड़ी और हरकत करी और आप ढूंढते ढूंढते आपको दुनिया के किसी और कोने में एक और खूबसूरत कन्या मिल गई। आपने उसके साथ भी शादी कर ली। सिंपल सी बात है सर। आप इसको तो अट्रैक्ट ही करोगे, आप इसको तो अट्रैक्ट ही करोगे, बट डेफिनेटली डेफिनेटली इसके और इसके बीच में तो रिपल्शन ही होगा। दुनिया का कोई नियम इनके बीच में प्यार जनरेट नहीं करवा सकता, इनके बीच में अट्रैक्शन जनरेट नहीं करवा सकता। यहां पक्का रिपल्शन होगा। और जब जब यहां पर रिपल्शन होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इन दोनों के बीच में दूरियों को बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को मारे काटे ना। तुम्हें थीटा को इंक्रीज कराना पड़ेगा। आप कहोगे सर कंसेप्ट तो बढ़िया समझा दिया, बट इससे आप हमें क्या बताना चाहते हो? इससे आपको मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि जब जब मार्केट में रिपल्शन था ना, ये जो लाइन मैंने आपको लिखी थी कि जब जब मार्केट में रिपल्शन था तब तब मुझे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। जब तुम अकेले थे, मतलब जब तुम मोनो एटॉमिक थे, तो मोनो एटॉमिक के केस में कोई रिपल्शन नहीं होता। और जब कोई रिपल्शन ही नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मोनो एटॉमिक का कोई हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होता। आपसे कभी कोई नहीं पूछ सकता कि ओ हीलियम की हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होता है, कि नियोन की हाइब्रिडाइजेशन बता दे, कि आर्गन, क्रिप्टन या जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन बता दे। कोई हाइब्रिड धक्का मारूंगा ही नहीं। है कौन? हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन मेन इसलिए आया था क्योंकि लोगों को रिपल्शन हो रही थी। सर बहुत बहुत रिपल्शन हो रही है सर, प्लीज आ जाओ, हमारे एंगल बढ़ा दीजिए आप लोग। तब हमने मिलावट करी, और मिलावट किसकी करी? एस ऑर्बिटल की मिलावट करके हमने एंगल बढ़ाना शुरू करा। दुनिया में मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। मोनोएटॉमिक छोड़ो, दुनिया में अगर कोई डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। क्योंकि अभी हमने सीखा अकेले थे तो भी रिपल्शन नहीं था, किसी को साथ में जोड़ लिया तो भी रिपल्शन नहीं है, उल्टा अट्रैक्शन है। यही तो कारण है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी कोई रिपल्शन नहीं होता। और कोई रिपल्शन नहीं होता तो कोई CO की आपसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछता, कोई OH माइनस की आपसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछता, कोई आपसे HF की है, N2 की, कोई आपसे O2 की, इनकी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछता। होती नहीं है तो पूछोगे कहां से? डायटोमिक मॉलिक्यूल से। लेकिन हां, CO की बजाय CO2 आ जाए, OH माइनस की बजाय H2O आ जाए, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। बिकॉज अब ये डाइएटॉमिक नहीं, अब ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी मोनो एटॉमिक की किसी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि हाइब्रिडाइजेशन आई तभी थी जब धक्के लग रहे थे, जब रिपल्शन हो रहा था, तब लोगों को याद आया यार कुछ ऐसा करो जिससे ये एंगल बढ़ जाए ताकि रिपल्शन कम हो सके। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो ये है, दिस इज द मेन फैक्टर, मेन फैक्टर, मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो किन किन मॉलिक्यूलों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, अब हमें समझ जाना चाहिए। मॉलिक्यूल यहां पे लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल्स which do not have hybridization,
मॉलिक्यूल्स जिनकी कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होती उनमें कौन कौन से हैं? उनमें पहला तो है सर मोनो एटॉमिक, उसमें दूसरे हैं सर डाई एटॉमिक वाले लोग, और उसमें तीसरे हैं आयनिक मॉलिक्यूल्स। आयनिक मॉलिक्यूल्स सच लाइक NaCl है, AlF3 एटसेट्रा। जितने भी आयनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन ही नहीं होती, तो यहां पे रिपल्शन का कोई कंसेप्ट हुआ ही नहीं। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? हाँ अनन्या ने, तो फटाफट से कमेंट करो, क्या यहां तक का मामला आप सबको समझ में आ गया कि हाइब्रिडेशन मेन आया किस लिए था? यही कारण है, देखो मैं बताता हूं। कुछ कलाकार, कुछ मूर्ख लोग जब आकर पूछते हैं, तेज बनते हैं, पूछते नहीं है, तेज बनते हैं, आकर पूछते हैं कि सर एक बात तो बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इस ऑक्सीजन की क्या हाइब्रिडेशन होगी है? व्हाट इज दिस हाइब्रिडेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन? तो लोग बड़े चाव से आते हैं, सर इधर आओ, इधर आओ, हम बताते हैं सर आपको। अरे सर हम बताए, देखो ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, देखो 2 4 6, 6 में से 2 लोगों ने तो बॉन्ड बना दिया, 2 लोन पेयर बच गए सर। तो अगर स्टेरिक नंबर काउंट करते हैं तो स्टेरिक नंबर में होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड एक ही है इस ऑक्सीजन का, और लोन पेयर 2 है। स्टेरिक नंबर 3 है, 3 मतलब sp2। अरे मूर्खो, अरे बेवकूफो, क्या नशा मार रखा है? ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन से जुड़ा है। अगर ऑक्सीजन का, क्योंकि याद करो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एटम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखो तो वो तो सिर्फ कार्बन से जुड़ा है, उसने एक ही शादी कर रखी है, मतलब वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। और ऑक्सीजन अगर एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी हाइब्रिडेशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप पूछ रहे हो आप कार्बन की हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई, क्योंकि कार्बन एक से नहीं, 1 2 3 3 लोगों से जुड़ा हुआ है। जब तक दोस्तों आपके पास ये थीटा वाला कंसेप्ट, बॉन्ड एंगल वाला कंसेप्ट नहीं बन सकता ना, तब तक आप हाइब्रिडेशन बता ही नहीं सकते। हाइब्रिडेशन आई तब थी जब आपके पास बॉन्ड कम से कम 2 हो, 2 सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हो एक एटम के ऊपर, है ना? एक एटम पर, इंग्लिश में लिख देता हूं, इंग्लिश में, एक एटम पर 2 सिग्मा बॉन्ड हो एटलीस्ट, एक एटम पर एटलीस्ट 2 सिग्मा बॉन्ड हो, तो हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करते हैं। यह बात आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है? इस ऑक्सीजन का कितना, एक ही सिग्मा बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड है। हाँ, आप इस ऑक्सीजन को किसी और के साथ जोड़ दो, अब इस ऑक्सीजन का एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, अब इसका हाइब्रिडेशन बता सकता हूं। क्लियर है मेरी बात या नहीं है? कोई बच्चे कभी कर, और मैं छोड़ो, यूपीएससी के सवाल है भाई, ये यूपीएससी के सवाल है, यूपीएससी तक ने गलती कर रखी है, और तो क्या ही बोलूं, उसने इसका हाइब्रिडेशन पूछा हुआ। अरे मूर्खो, इसका क्या हाइब्रिडेशन बताऊंगा? अरे है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाकर बैठा है, कौन सा रिपल्सन हो रहा है इसको? इसकी कोई हाइब्रिडेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मूर्ख है तो मूर्खों को मूर्खों की तरह समझा दो, हाँ इधर आ, इधर आ, ऑक्सीजन है ना, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कराएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, sp2 है, बस बोल के निकल जाओ। इसको भी sp2 बोल के, उनसे बहस मत करो, sp2 बोल के निकल जाओ। कोई आपसे ये पूछने के लिए आए, जीओसी वाले सर आपको पढ़ाएंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे लोन पेयर, कि ये वाला नाइट्रोजन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन का है, उनसे बहस मत करना, मान जाना। क्यों? क्योंकि कभी कभार कुछ फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इस चीज का सहारा ले लेते हैं, अदरवाइज ध्यान से देखो तो इस नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है ना, बचे हुए तो पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन तो सिर्फ एक ही एटम से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, कार्बन से, इसकी लॉजिकली कोई हाइब्रिडेशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ फैक्टर्स को कभी कभार एक्सप्लेन करना हो तो भैया ठीक है, sp ट्रिपल बॉन्ड वाला sp हाइब्रिडेशन, ओके। बट आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि जब मैंने आपके सामने BF3 मॉलिक्यूल बनाया है तो मैं बोरोन की तो हाइब्रिडेशन बता सकता हूं, बट मैं इस फ्लोरीन की हाइब्रिडेशन नहीं बता सकता। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है,
फ्लोरीन तो सिर्फ बोरोन से जुड़ा हुआ है, इट इज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, तो देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन फॉर फ्लोरीन्स। क्या इतनी सी बात सबको क्लियर हुई? पंकज पांडे क्या कह रहा है? सर हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीजन इज sp3। पंकज पांडे भी यूपीएससी वाला आदमी है भाई। कह रहा है सर जो हाइड्रो, आपको पता नहीं है सर, पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है मैंने बुक में देखा है वो sp3 होता है। अरे मुझे पता है कि तुम कहां से दिमाग लेकर आ रहे हो। हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। माइनस चार्ज हो गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 7। उसको तूने हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया, उसका तूने 3 लोन पेयर बना दिए। अरे बोलो। और आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 2 3 3 लोन पेयर। ओ माय गॉड, 4 बोले तो sp3। अरे मूर्खो, अगर तू OH माइनस को sp3 बोल रहा है बोल दे, इससे बहस थोड़ी ना करने बैठेंगे। बट उसको इतना समझा दो कि एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर तू इसको sp3 बोल रहा है तो एक बात बताना, फिर क्या मौत आई इस वाले इस मॉलिक्यूल में? इसको sp3 क्यों नहीं बोल सकते फिर हम? इसमें क्या मौत आ गई? फ्लोरीन ही तो है, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक ने बॉन्ड बना दिया, 3 लोन पेयर। इसको क्यों नहीं बोल रहे sp3? इसको sp3 क्यों बोला गया, समझ लो मेरी बात को। कभी कभार जब हम ऑर्गेनिक में रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, है ना, तो कुछ फिनोमिना को एक्सेप्ट, वो क्या नाम है, एक्सप्लेन करने के लिए हम इन चीजों का सहारा ले लेते हैं कि जितने भी सेकंड पीरियड वाले लोग हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो sp3 वाले होते हैं, जो डबल बॉन्ड बनाते हैं वो sp2 वाले होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो sp वाले होते हैं। हम इस चीज का सहारा ले लेते हैं ताकि हम उस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सके ऑर्गेनिक के अंदर। अदरवाइज केमिकल बॉन्डिंग के पर्सपेक्टिव से पूछो तो भैया इनकी हाइब्रिडेशन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिकॉज हाइब्रिडेशन आई ही इसलिए थी मार्केट में कि जब रिपल्शन आएंगे। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई क्या? और अगर नहीं आई हो तो मेरे पेट में चाकू मार देना भाई। चलिए, सो हम लोगों को इतनी बातें समझ में आ चुकी थी। अब हमें ना, जो हम लोगों ने हाइब्रिडेशन पढ़ी है, हमने कहा हाइब्रिडेशन के फायदे होते थे, 2 फायदे थे ना। हाइब्रिडेशन के 2 फायदे थे। पहला फायदा था हाइब्रिडेशन की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, दूसरा फायदा था हाइब्रिडेशन की वजह से रिपल्शन क्या होती है, कम। अब जो ये 2 फायदे हैं, इन्हीं दोनों फायदों को हम एनालाइज करेंगे। एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की एनालिसिस। और हाइब्रिडेशन को एनालाइज करने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है हाइब्रिडेशन से 2 फायदे कौन से थे। एक तो हमारे पास स्टेरिक रिपल्शन कम हो रहा था, तो हमें स्टेरिक एनालाइज करना है। एक हमारे पास बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा था, और बॉन्ड का स्ट्रांग बनने का मतलब क्या होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। मैं साड़ के मारूंगा खींच के, तूने कल ही बताया था मैंने तेरे को तो बात। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है बॉन्ड स्टेबल है, बॉन्ड स्ट्रांग है। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है मतलब एनर्जेटिक स्टेबलाइज हो रहा है, तो एनर्जेटिक एनालिसिस पढ़नी है। और एक एनालिसिस पढ़नी है ऑर्बिटल एनालिसिस। क्या होती है ऑर्बिटल एनालिसिस, इसी को जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ से। हमें इतना समझाया जा चुका है कि हाइब्रिडाइजेशन मार्केट में इसलिए आई थी क्योंकि लोग मॉलिक्यूल्स के अंदर रिपल्शंस लेकर आ गए थे। मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के अंदर ही, अपने अंदर ही जब मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन आ रहे थे तो रिपल्शन करना शुरू कर रहे थे, और उस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें उन एटम्स को एक दूसरे से दूर भेजना पड़ रहा था। और अगर उन एटम्स को एक दूसरे से दूर भेजना है तो वो दूर तभी भेज सकते हो जब आप उसके अंदर s ऑर्बिटल का इंजेक्शन लगाना शुरू करो, और उस s ऑर्बिटल के इंजेक्शन लगने से एंगल्स बढ़ेंगे, एटम्स एक दूसरे से दूर जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। इतनी सी बात हम लोगों ने इमेजिन कर ली, उससे हमने अपने एक्साइटेशन थ्योरी के ड्रॉबैक भी प्रूव कर दिए। लेकिन अब उसी बात को हमें मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। कौन कौन सी बात को? आपकी स्टेरिक एनालिसिस वाली बात को, आपके एनर्जेटिक स्टेबलाइजेशन वाली बात को कि सर स्टेरिक रिपल्सन कम करता है, सर बॉन्ड स्ट्रांग बनाता है। अब इन्हीं बातों को प्रूव करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। आइए जरा सबसे पहले मैथमेटिकल एनालिसिस ही करते हैं अपने इस सिस्टम का। और इस मैथमेटिकल एनालिसिस को या ऑर्बिटल एनालिसिस को जो हम करते हैं, पेपर के पर्सपेक्टिव से पहला सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा। जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है ना, पेपर में उससे कहीं से सवाल नहीं आ रहा। मैं पहले ही बता चुका था आपको कि पिछले 3 लेक्चर पानी में डाल दो,
वो सिर्फ ये समझने के लिए है कि मैं आगे pH5 तो नहीं बनाऊंगा, आगे मैं pH4+ क्यों बना दूंगा, आगे मैं अब PI5 क्यों नहीं बनाऊंगा, वो सिर्फ वो समझने के लिए था। पेपर में आने वाला पहला सवाल जो आपके पेपर में आने वाला है वो ये है, यहां से आपके पेपर में आने वाला सवाल है। और मैं बताऊं, जैम 2015 यहां से सवाल पूछ भी चुका है, यूपीएससी 2024 यहां से सवाल पूछ भी चुका है। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन जहां से आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं। और वो फर्स्ट सेक्शन क्या है? ऑर्बिटल की एनालिसिस। क्या है ऑर्बिटल की एनालिसिस? आइए जरा यहीं से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। दैट इज ऑर्बिटल की एनालिसिस। क्या है ऑर्बिटल की एनालिसिस? तो सर हमें यहां पर इस वाले सेक्शन में हमें दो पोर्शंस कैलकुलेट करने निकाले जाते हैं। पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ आई, दूसरा होता है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एस एंड परसेंटेज ऑफ पी। आई नो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि सर हमें पता है कि जब आप sp3 बोलते हो तो टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, एक s का और 3 p का। उसमें से s की परसेंटेज कितनी है? 1/4। s का फ्रैक्शन कितना है? 1/4। sp2 बोलते हो, s का फ्रैक्शन कितना है? 1/3। sp बोलते हो, s का फ्रैक्शन कितना है? 1/2। हमें ये बात पता है सर। ये क्या लेकर आया? कैलकुलेशन ऑफ आई। और इसका यूज क्या है? सो कैलकुलेशन ऑफ आई से हमें दो बातें पता चलती हैं। पहला कि जो हम ऑर्बिटल के अंदर मिलावट मिक्सिंग करवा रहे हैं ना, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जो हम मिलावट करवा रहे हैं वो मिलावट किस प्रकार की करवाई गई है? वो मिलावट आइडियल है या नॉन आइडियल है या मिलावट हो ही नहीं रखी? और वो एग्जैक्ट हाइब्रिडेशन बताने में हेल्प करती है। आई नो आपको अभी भी समझ में नहीं आया, इसको फिर कुछ इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए मैंने आपके सामने 8 kg मिल्क लिया और 2 kg शुगर लिया। टोटल सॉल्यूशन कितने kg का हो गया? जो टोटल सॉल्यूशन हुआ वो 10 kg का हो गया। और इस 10 kg का सॉल्यूशन मैं दो लोगों में बांट रहा हूं, एक ए है एक बी है, एक ए है एक बी है। एक टाइम तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि ए को मैंने उसमें से 5 kg पकड़ा दिया, बी को भी उसमें से मैंने 5 kg पकड़ा दिया। एक टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, ए को मैंने उसमें से 3 kg पकड़ाया, या ए को मैंने उसमें से 2 kg पकड़ाया, और बी को मैंने उसमें से 8 kg पकड़ाया। ध्यान से देखो तो जो नेट सम है, जो टोटल सम है वो 10 kg ही है। टोटल सम आपका 100% ही है। 10 kg 100% आपने बांट दिया। लेकिन जो बंटवारा किया है वो एक केस में मुझे ऐसा लगता है कि आपने बराबर बराबर चीजों को बांटा है, और दूसरा केस है कि आपने किसी एक को ज्यादा पकड़ा दिया और किसी एक को कम। इस प्रकार के बंटवारे को ही हम लोग आइडियल बंटवारा कहते हैं, और इस प्रकार के बंटवारे को ही हम लोग नॉन आइडियल बंटवारा कहते हैं। और एक और बंटवारा भी हो सकता है सर कि आपने ए को पकड़ा दिया 8 किलोग्राम मिल्क और बी को पकड़ा दिया 2 किलोग्राम शुगर। इसका मतलब सर आपने बंटवारा किया जरूर है, पर आपने जैसे बांटा है उससे यह समझ में आया कि मिलावट ही नहीं करी आपने तो वैसे का वैसे सामान बांट दिया। इससे क्या समझ में आया? नो मिक्सिंग। सो अभी हमें यह समझना बाकी है कि जो आप कह रहे हो कि आपके पास एक एस का ऑर्बिटल है, आपके पास कुछ पी के ऑर्बिटल है, आप उनको मिलाकर कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल को किस प्रकार से बांटोगे आप? क्योंकि याद करो, जब आप CH4 बोल रहे हो तो हम लोगों ने बार बार एक बात बोली है, कार्बन के पास इधर भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3। ऐसे बनाते थे ना हम लोगों ने, एक शेप बनाई होगी शायद, मैंने पता नहीं इसमें इमेज है उसकी या नहीं है। इसमें इमेज नहीं है, बट हम लोगों ने एक इमेज जरूर पढ़ी थी। आपको वो इमेज याद आनी चाहिए। इमेज याद आ रही है आपको? मैंने कुछ ऐसी इमेज बनाई थी कि ये भी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आपके पास ये भी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आपके पास ये भी एक sp3। याद आ रहा है कुछ ऐसा? ये भी sp3 था, ये भी sp3 था, ये भी sp3 था, ये भी sp3 था। सबको एक जैसा ही बांटा गया था। इसमें भी देखूंगा
तो परसेंटेज ऑफ एस, sp3 बोल रहा हूं ना इसको, मतलब परसेंटेज ऑफ एस कितना होगा 25%। इसमें भी परसेंटेज ऑफ एस देखूंगा तो कितना है 25%। इसमें परसेंटेज ऑफ एस देखूंगा तो कितना है 25%। इसमें भी देखूंगा तो परसेंटेज ऑफ एस कितना है 25%। दिस कॉल्ड आइडियल बंटवारा। लेकिन आगे के कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पे इसमें परसेंटेज ऑफ एस थोड़ा सा कम, कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा, अगले ऐसे भी फिनोमिनाज हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता करना सीखना है कि कहां पे बंटवारा एक जैसा हुआ है, कहां पे बंटवारा अलग अलग हुआ है, और कहां पे सर मिलावट ही नहीं करी गई है। इन्हीं तीन चीजों का पता करने के लिए हम लोग पता लगाते हैं इस आई का। आई क्या है? आई को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स या मिक्सिंग इंडेक्स। और यही हमें वो तीन बातें बताने के लिए आया है। कौन कौन सी तीन बातें? कि सर जो आपने बंटवारा करा है, जो मिक्सिंग करी है, वो मिलावट जो करी है वो आइडियल मिलावट करी है, ये सब जगह एक जैसा, या फिर आपने नॉन आइडियल मिलावट करी है कि किसी एक को ज्यादा किसी एक को कम, या फिर सर आपने मिलावट ही नहीं करी है, नो मिक्सिंग, आपने वैसे ही डायरेक्टली लोगों को बांट दिया। और इसी का पता लगाने के लिए हम लोग आई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि अगर आई की वैल्यू सर इंटीजर आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि वो आइडियल हुआ है, सर सबको बराबर बराबर बांटा गया है। सर अगर वो आई की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो मैं मान जाऊंगा कि सर नॉन आइडियल है, किसी एक को ज्यादा है किसी एक को कम है। और सर अगर गलती से आई की वैल्यू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट बोल दो या अनडिफाइंड बोल दो, अगर ये आ जाए तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि सर उस केस में मिलावट हुई ही नहीं है। और इन सबको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत है, डेट फॉर्मूला इज cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन में आई। फटाफट से बताओ मुझे किस किस को आई समझ में आई कि आई क्या है। किस किस को आई समझ में आ गया? आ गया? प्रमोद सिंह पढ़ ले भी। सर एक रिक्वेस्ट है, रैनी में बात कर लो। मुजरा सुनने आए हुए हैं? पढ़ाई पे ध्यान दे ले फटाफट से, बाद में देखूंगा तेरी हरियाणवी। सही बच्चे कमेंट करो कि यहां तक का मामला क्लियर है। अगर यहां तक का मामला क्लियर है तो आओ जरा फटाफट से आई कैलकुलेट करते हैं। याद करो ये तो उनमें से एक तरीका था। आई क्या पता करता है? आई ये पता करता है कि मिलावट किस प्रकार की करी गई है। दूसरा आई एक और चीज पता करता है, एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? एस पी की पावर में आई लगा दो, आई की जो भी वैल्यू आएगी वो यहां लगा दो। मान लो आई की वैल्यू 3 आ गई, एस पी 3। आई की वैल्यू 2 आ गई, एस पी 2। आई की वैल्यू 1 आ गई, एस पी। आई की वैल्यू 4.5 आ गई, एस पी 4.5। एस की वैल्यू 3.5 आ गई, एस पी 3.3। ऐसे करके क्लियर है। सो हम लोग एग्जैक्ट हाइब्रिड, इसलिए वर्ड मैंने एग्जैक्ट बोला है क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन भी तो आता है ना। आई की वैल्यू हमने बोला था फ्रैक्शन आ सकता है। आओ जरा इसी चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला लेकर आता हूं। फॉर्मूला क्या है मैथमेटिकल बेटा? क्या हो रहा है? मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है जरा देखिए जरा ध्यान से, कहां से सारा का सारा फॉर्मूला आया है इसको देख लो। हमें पता है जब हम कोई एक बॉन्ड बना रहे होते हैं, है ना, कार्बन का, जब भी मैं ऐसा कुछ ऑर्बिटल बना रहा हूं, 4 ऑर्बिटल्स, ध्यान से देखना, जब भी मैं ऐसे कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स बना रहा हूं तो हर किसी में, क्योंकि हमारे पास देखो s है और 3 p ऑर्बिटल है, ये मिलाकर sp3 हो रहा है। s बनाते समय एक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं, p के 3 ऑर्बिटलों का इस्तेमाल हो रहा है। जरा सोचो, अगर s का परसेंटेज, एक डब्बे का परसेंट अगर मैं 100% बोल रहा हूं तो p के पास तो 3 डब्बे हैं, इसका टोटल कितना परसेंट होगा? 300% होगा। प्लीज ध्यान से देखना मेरी बात को। क्या आपको पता है ये जो गुलाबी कलर का ऑर्बिटल है इसका नाम भी sp है। इसका मतलब ये जो टोटल ऑर्बिटल बना होगा ये s और p के मिलने से बना होगा। इसमें जो भी कंटेंट, जो भी मिलावट करते समय जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए होंगे वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? s और p, उनके मिलाने से ही ये बना हुआ है 100%।
तो अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं तो एस और पी वहां पर क्या है, 1 के बराबर होगा, और परसेंटेज में बात करूं तो एस और पी किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। तो जो आप आई पढ़ रहे हो उस आई का मतलब होता है पी और एस का रेशो, पी और एस का रेशो। और कोस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कोस थीटा बराबर होता है -1 में आई के। ये फॉर्मूला आया हुआ है, आई की वैल्यू पुट करो पी बाय एस, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -s/p। एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू यहां से निकालो, एस बराबर होगा सर जी, पी को उधर भेज दोगे तो 1 - p के बराबर होगा। तो एस की जगह पे लगा दिया 1 - p, माइनस का निशान अंदर, तो रीअरेंज करके p -1 में p आ गया। तो कोस थीटा का पहला हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया, p -1 p। सेम उसी प्रकार से आपने s को p से रिप्लेस किया, अगर मैं p को s से रिप्लेस कर दूं, बिकॉज यहां पे याद करो ना, p किसके बराबर होगा, p 1 - s के बराबर होगा। s को उधर भेज दूंगा तो p की जगह पे 1 - s लगाओ, नेगेटिव का निशान डालूंगा तो वो s -1 बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये निकल कर आएगा। आपको इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए नहीं कि कैलकुलेशन में पड़ेगा काम, इसलिए कि 4 ऑप्शन बना के दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट। तो भैया हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी मैं आपको जो सा फॉर्मूला बताऊंगा ना, दुनिया के सारे सवाल उसी फॉर्मूले से होंगे, बस ये ध्यान रखना। अरे यार इसमें तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन करनी है। और नेट वाले बच्चों तुम बच लो, तुमसे कभी नहीं पूछेगा इसका सवाल, तुमसे फॉर्मूला पूछेगा, इसलिए तुम फॉर्मूलों पे ध्यान दो। और गेट और जैम वालों तुमसे पूछ सकता है, बिकॉज तुम्हारे पास कैलकुलेटर भी है। सो इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, क्या क्या, एक तो cos थीटा इजिकल टू -1 में आई, थीटा जहां पर क्या है, थीटा जहां पर है बॉन्ड का एंगल, आप बॉन्ड एंगल बताओ, आई की वैल्यू आ जाएगी, उस आई की वैल्यू से आप ये पता करो, इंटीजर आई तो आइडियल है, फ्रैक्शन आई तो नॉन आइडियल है, इनफाइनाइट है तो नो मिक्सिंग है। ठीक है, आओ जरा इन सवालों को शुरू करें। सबसे पहला सवाल, मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल लिखा है, थीटा लिखा है, आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओगे। एक चलो मैं कर देता हूं, फॉर्मूला था cos ऑफ थीटा बराबर -1 में आई, cos 180 डिग्री -1 में आई, cos 180 की वैल्यू होती है -1, -1 बराबर में -1 में आई, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आई की वैल्यू क्या आ गई, 1। ओके, आई की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये तो इंटीजर आ गया, इसका मतलब यहां पर जो आपकी मिक्सिंग हुई है वो आइडियल हुई है, इसका मतलब यहां पर जो मिलावट करके बांटा गया है वो सबको बराबर बराबर बांटा गया है। इसका मतलब जब आप CO2 बनाते हो तो CO2 बनाते समय याद करो ना, आप ऐसे ही तो बनाते हो ना CO2 को, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या आती है, sp, परसेंटेज ऑफ s और परसेंटेज ऑफ p, जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है, बराबर बांटा गया है। ऐसी आप BF3 मॉलिक्यूल को निकालो, ऐसी BiS3 मॉलिक्यूल को निकालो, ऐसी अमोनिया मॉलिक्यूल को निकालो, ऐसे ही अमोनिया मॉलिक्यूल को निकालो, और ऐसे ही CH4 मॉलिक्यूल का निकालो। फटाफट से इसका इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालना, जरा जल्दी जल्दी निकालो, और बताओ सबकी आई की वैल्यू क्या क्या आई है। आई नहीं बताएगा हेमा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो बेटा पिछले साल की है। पंकज पांडे तेरा ध्यान कहाँ था, पंकज पहले ना फॉर्मूला लगा के ना वैल्यू कैलकुलेट कर, ये रहा फॉर्मूला सामने, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। ये फॉर्मूला पुट करो और वैल्यूज कैलकुलेट करो।
कैलकुलेट करो सारे के सारे फॉर्मूले। और पंकज फिर बता बता फिर देखते हैं बेटा अपन क्या तेरे को समझ में नहीं आया। क्या कैलकुलेट करके यही वैल्यू आ रही है? जरा देखना। अगर आपके पास यही वैल्यू आ रही है तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है? उससे मुझे ये पता चल रहा है, उससे मुझे क्या पता चल रहा है? उससे मुझे ये पता चल रहा है कि CO2 के केस में आई की वैल्यू इंटीजर है, जहां जहां इंटीजर है वहां पर एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp1 या sp, वहां पर एक आइडियल हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होगी, वहां पर एक आइडियल हाइब्रिडेशन ऑब्जर्व होगी। पर जहां पे आई की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी मतलब वहां पे कोई हाइब्रिडेशन हुई नहीं, मिलावट हुई नहीं। अरे खुद से सोचो ना, अगर किसी का एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का एंगल कब पॉसिबल हो सकता है? जब प्योर p ऑर्बिटल एंगल बना रहे हो, जब प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हो तभी तो 90 मिल सकता है। क्योंकि p में हल्का सा भी s का इंजेक्शन अगर लगता, हल्का सा भी s की मिलावट होती तो एंगल 90 से बढ़ जाता, वो 97 डिग्री होता, 98 डिग्री होता, 100 डिग्री होता, 101 डिग्री होता, 90 से तो ज्यादा ही होता। पर अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल आ रहा है या 90 के बहुत क्लोज आ रहा है, इसका मतलब वहां पे मिलावट हुई ही नहीं है, वहां पे हाइब्रिडेशन हुई ही नहीं है। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पर एंगल 107.5 डिग्री आ रहा है और मैंने कैलकुलेट करा तो यहां पे वैल्यू 3.33 आई है। इसका मतलब फ्रैक्शन में आई है सर, मतलब आपने मिलावट तो करी है पर मिलावट करने के बाद सबको बराबर बराबर आपने नहीं बांटा, किसी एक को ज्यादा दिया है, किसी एक को कम दिया है, इसलिए एक ऐसी हाइब्रिडेशन है, एक नॉन आइडियल हाइब्रिडेशन है। हाँ, CH4 के लिए कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू 3 के बहुत क्लोज आती है, 2.99 आती है, 3.01 आती है, तो बहुत क्लोज है तो मैं उसको 3 के बराबर ही मान लेता हूं। हाइब्रिडेशन sp3 कैसी होगी? एक आइडियल हाइब्रिडेशन होगी। इसका मतलब आई का ये फॉर्मूला हमें क्या बताने में हेल्प कर रहा है? आई का ये फॉर्मूला हमें ये बताने में हेल्प कर रहा है कि सर जो आपने हाइब्रिडाइजेशन करवाई है, जो आपने मिलावट करवाई है, वो मिलावट करवाने के बाद जो आप बॉन्ड बना रहे हो, जो आप ऑर्बिटल बना रहे हो, वो ऑर्बिटल आप किस प्रकार का बना रहे हो? वो सारे ऑर्बिटल एक जैसे बन रहे हैं या अलग अलग ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये बात आपको पल्ले पड़ चुकी है, ये बात पल्ले पड़ चुकी है, तो अब आपके मन में अगला सवाल उत्पन्न होगा कि सर देखो, अमोनिया में ना आपने कहा कि ना बंटवारा बराबर बराबर नहीं होगा, है ना? हाँ, आपने CH4 में कहा कि CH4 में सारा बंटवारा बराबर बराबर होगा। सर एक बार इन दोनों का ना एक एक एग्जांपल लेके बता दो कि बंटवारा किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा। प्रमोद, क्या अभी तक की ये बात समझ में आई कि हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोगों ने पहले हाइब्रिडेशन के बारे में बताया कि सर देखो, एक्साइटेशन थ्योरी से गलती हो गई थी कुछ, उस गलती को सुधारा किससे? कि सर एस के कुछ ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल एस का लेंगे, पी के कुछ ऑर्बिटल लेंगे, लेके मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना, एस का एक लिया, पी के दो लिए, तो टोटल 3 ऑर्बिटल लिए, मिलाने के बाद 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे और वो 3 नए ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं। अब वो जो 3 नए ऑर्बिटल्स बनाए हैं बेटा, बस अब हम उन 3 नए ऑर्बिटल्स को ही देखना चाह रहे हैं कि वो तीनों नए ऑर्बिटल एक जैसे ही बनते हैं क्या? क्या वो हमेशा एक जैसे ही बनेंगे क्या? हाँ, एक उनके अंदर कैसे होगा, जरा सोचो, सोचो इसको, बिल्कुल प्लीज ध्यान से देखना। आपके पास जो मैं वो शुगर क्वांटिटी वाली बात कर रहा था, वो समझ में आ पा रहा है कि मिलावट करने के बाद जो मैं बांट रहा हूं, बांटने का मतलब समझ में आ रहा है क्या हुआ? बांटने का मतलब ये हुआ बेटा, कार्बन ने, कार्बन के पास एक एस का ऑर्बिटल था, 3 पी के ऑर्बिटल थे, इसने इन सबको मिलाया, मिक्सी में घोल दिया, और मिक्सी में घोलने के बाद 4 नए ऑर्बिटल बन गए, है ना? अब बस हम ये देखना चाहते हैं कि इन चारों नए ऑर्बिटल्स के अंदर ये क्या चारों नए ऑर्बिटल्स एकदम एक जैसे हैं क्या सर? है? कि जितना यहां पर परसेंटेज ऑफ एस है, क्या उतना ही यहां पे परसेंटेज ऑफ एस है? क्या उतना ही यहां पे परसेंटेज ऑफ एस है? क्या उतना ही यहां पे परसेंटेज ऑफ एस है? अगर सब जगह एकदम एक जैसा है, मतलब भाई सब जुड़वे भाई जैसे दिख रहे हैं, आइडियल हो गया। कभी कभार ये हो सकता है, याद करो ना, दाल पड़ी होती है हमारे पास, दाल, उसमें हम एक चिटकी नमक डालते हैं, और अगर हम नमक सही से ना मिलाएं तो किसी एक चम्मच में नमक का टेस्ट बहुत ज्यादा आएगा और किसी एक चम्मच में नमक का टेस्ट थोड़ा कम आएगा।
इतनी बात समझ में आ पा रही है? बस हमें वही चेक करना है कि दाल में हमने नमक तो डाला, मिलाया, लेकिन वो जो मिलावट है क्या वो हमने यूनिफॉर्मली सब जगह एक जैसा कर दिया क्या? कि भैया कहीं से भी टेस्ट कर लो, नमक का टेस्ट एकदम एक जैसा है। या फिर अगर मिलावट सही जगह नहीं कर रखी होगी तो याद करो किसी एक चम्मच में नमक बहुत ज्यादा दिखेगा, कोई एक पार्ट में नमक ज्यादा हो, किसी एक पार्ट में नमक कम होगा। कलछुल सही से नहीं मिला रखा होगा आपने उस दाल को तो आपको इसी प्रकार का टेस्ट होगा। बस अब हम वही चीज यहां पे देखना चाह रहे हैं। अब वहां पे दाल और नमक को मिला रहे थे, यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल को मिला रहे हैं। एस और पी ऑर्बिटल मिलाने के बाद हम चेक कर रहे हैं हर एक को, हर एक जगह से टेस्ट करके चेक कर रहे हैं कि टेस्ट एक जैसा है या अलग अलग है। और वो टेस्ट एक जैसा या अलग अलग कौन बताएगा? आई की वैल्यू बताएगी कि आई की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो सर, आई की वैल्यू अगर इंटीजर में आ गई है मतलब सब जगह टेस्ट एक जैसा है, आइडियल है। आई की वैल्यू मान लो फ्रैक्शन में आ गई, इसका मतलब सर सब जगह टेस्ट एक जैसा नहीं है, किसी जगह पे ज्यादा है किसी जगह पे कम है। और अगर आई की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी मतलब सर झूठ बोल रहा है, उसने कुछ नहीं मिलाया, दाल अलग है नमक अलग है, मिलावट ही नहीं करी है, नो मिलावट। अरे अब तो समझ में आ गया? अब भी समझ में नहीं आया तो क्यों कर रहे हो फिर साइंस? फिर क्यों लेके बैठे हो साइंस? पे हिस्ट्री ले लो। नो 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 नो, नहीं नहीं सुगंधी, कॉस की वैल्यू आपको देगा, कॉस की वैल्यू वो आपको देगा, डोंट वरी अबाउट दिस। प्रमोद समझ में आ गया बेटा? तुम में से किसी को भी समझ में नहीं आता प्लीज पूछो, क्योंकि मेरा मेरा काम है बेटा तुम्हें यहां पे समझाना। बस ध्यान से एक लेक्चर को देखते रहना। मैं आपको हल्का से एक बात बताना चाहूंगा बेटा, आप यहाँ पे एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अपनी उस माइंडसेट से निकल कर आओ कि स्कूल में बैठे हुए हैं, है ना, कि मम्मी घर पे, तुम तो घर बैठ के क्लास ले रहे हो, तो मम्मी ने थोड़ा दाल मंगाई है तो बाहर से जाके दाल भी लेकर आ गए, मम्मी ने चाय दी है तो चाय भी ले ली, मैगी भी खा ली और लेक्चर भी देख लिया। और फिर अरे यार समझ में नहीं आया सर, दोबारा बताना क्या बोला, समझ में नहीं आया। आप कंपटीशन के अंदर अगर बाकी लोगों से, उन हजारों बच्चों से आपको आगे निकलना है तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि किसी टीचर के पढ़ाए हुए एक बार में चीज़ों को समझ लेना है। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे पढ़ाने वाला हर एक टीचर आपको आपके लिए बेस्ट पढ़ा रहा है। आपका टॉपिक उसने कई बार पढ़ा रखा होगा हर बैच में, तो उसे पता है कि बच्चे को कैसे समझाना है। सो कोशिश करो चीज़ों को एक ही बार में समझने में। ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं थी। तुम यहाँ पर मुझसे 10 बार रिपीट करवा रहे हो कि सर एक बार दोबारा बताओ, एक बार दोबारा बताओ, तो फिर मैं ऑर्गेनिक लेकर आऊंगा, फिर क्या करोगे तुम? ऑर्गेनिक की क्लास कैसे अटेंड करोगे? हाथ में एक चाकू रख के? कि या तो तू समझा दे वरना मैं अपना ही चला दूं। प्लीज इस माइंडसेट से बाहर निकलो आप लोग कि नहीं हमें 3 बार समझाने में समझ में आ रहा है, फिर तुम कंपटीशन के लायक ही नहीं हो। ये सबको बोल रहा हूं, कोई एक अपने ऊपर स्पेसिफिक ना ले। अपने आप को कंपटीशन में क्रिएट करके रखना है तो जो चीजों सर ने एक बार समझाया वो एक बार में समझ में आनी चाहिए। डट यहां पे गया, उसके बाद सर जो पीडीएफ मुझे मिलेगी, पीडीएफ के नोट्स रिवाइज करके नोट्स बना लूंगी मैं अपना, मेरा तैयार हो गया वो टॉपिक, आप कुछ पूछ लो उसमें से। ये होता है कंपटीशन। और तुम जैसा बिहेव करते हो कभी कभार वो होता है स्कूल की तरह का कि सर हमें तो कहानी लिखनी है, सर थोड़ी सी कहानी और बता दो ना, हमें कहानी लिखनी है ना वहां पे। प्लीज इस माइंडसेट से अपने आप को दूर करो। नहीं सपना कश्यप, चलो यहां पे ध्यान दीजिए। हम लोगों ने कहा कि टेस्ट, वो नमक का टेस्ट पता करने के लिए भाई कि नमक का टेस्ट कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, तो हमने पता करा और हमने पता करके पता लगा लिया आई की वैल्यू से कि सर इस जगह में ना, अमोनिया वाले केस में नमक का, अमोनिया बना हुआ ऐसे, अमोनिया, अमोनिया ऐसा होता है ना, अमोनिया इज समथिंग लाइक दिस। यहां पे मुझे पता चल रहा है कि यहां पे सर सभी जगहों पर नाइट्रोजन के, क्योंकि हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन की पता लगाते, नाइट्रोजन के सभी जगहों पे बंटवारा एक जैसा नहीं हुआ है। इनमें से कहीं पे टेस्ट ज्यादा आ रहा है, कहीं पे टेस्ट कम आ रहा है। और सर कमाल की बात सुनो सर, BiS3 में तो उसने मिलाया ही नहीं, दाल अलग पड़ी है नमक अलग पड़ा है सर। BiS3 में एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में मिले ही नहीं है सर। उसका सबसे बड़ा प्रूफ है एंगल 90 डिग्री होना। एंगल 90 डिग्री है मतलब प्योर पी ऑर्बिटल एंगल बना रहा है यार, वरना 90 डिग्री कैसे हो सकता था? हल्का सा भी एस का इंजेक्शन लगता तो 90 डिग्री के बजाय एंगल 95 दिखता, 97 दिखता, 90 सीधा जंप मारेगा 95-96 के आसपास। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत है सर। यहाँ उसने मिलाया ही नहीं है, यहाँ मिलावट करने के बाद उसने सही से मिक्स नहीं करा है ना, किस जगह पे टेस्ट ज्यादा आ रहा है किस जगह पे टेस्ट कम आ रहा है, बट यहाँ पर सब में बढ़िया से मिलाया है सर, एकदम सैचुरेटेड तरीके से पूरा सॉल्यूशन तैयार हो गया।
सो अब मैं आप लोगों को इन दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेता हूं कि सर एक बात बताओ, यहां पर कितना नमक ज्यादा है, कितना नमक कम है ना? आपने खुद बोला ना कि यहाँ पे टेस्ट अलग अलग आएगा सर, तो यहाँ पे डेफिनेटली बात है किसी एक जगह पे नमक ज्यादा है, किसी एक जगह पे नमक कम है, और यहाँ पर सभी जगह पे नमक सेम है सर। तो एक बार दोनों के एग्जांपल को एक्सप्लेन करो। आओ जरा अपने दूसरे कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। पहला कैलकुलेशन यही था, कैलकुलेशन ऑफ आई, और उस कैलकुलेशन ऑफ आई में हमें क्या समझ में आ गया? सो प्लीज इस चीज को ज्यादा फोकस में मत लेना, जो फोकस में लेने वाली चीज है जिससे पीवाई क्यू पूछी जाती है वो ये वाली चीज है, तो इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना, दिस विल बी मोर इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एस एंड परसेंटेज ऑफ पी। इसने बताया है कहां पे परसेंटेज ऑफ एस सेम है, कहां पे परसेंटेज ऑफ एस अलग है। ये क्या बताएगा? हम बताएंगे कितना परसेंटेज ऑफ एस सेम है, कितना परसेंटेज ऑफ एस अलग है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज से। मैंने कहा था आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, इसी फॉर्मूले को याद रखना। परसेंटेज ऑफ एस किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 इंटू में 100। टेंशन मत लो, ये आया वहीं से है, जो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी थी ना, ये सब आया यहीं से है। पर क्यों टेंशन लेनी? फॉर्मूले कौन कौन से ध्यान रखना है उस पर दिल बना देता हूं। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसको ज्यादा ध्यान रखना है, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। बस इसमें मैंने बना दिया दिल, ये तोड़ मत देना। क्या है? परसेंटेज ऑफ एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। हमने कहा चलो सर, आपने थोड़ी देर पहले ही बोला है CH4 मॉलिक्यूल में ना नमक का टेस्ट एकदम एक जैसा होता है, आइडियल। बताओ सर कितना कितना होता है? हमने कहा ये बताते हैं। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की वैल्यू होती है 109.5 डिग्री। यहां पुट करो, और जब मैंने पुट करके देखा तो परसेंटेज ऑफ एस कोस 109.5 डिग्री अपॉन में कोस 109.5 डिग्री माइनस 1 इंटू में 100। सॉल्व करने पर वैल्यू आती है, परसेंटेज ऑफ एस की बराबर वैल्यू पता कितनी आती है? 24.9 के आसपास, विच इज वेरी क्लोज टू 25%। परसेंटेज ऑफ एस कितना आ गया? 25। अब सवाल ये है कि ये परसेंटेज ऑफ एस 25 है किसका? ये इस हरे वाले डंडे का है, या ये इस पीले वाले डंडे का है, या ये इस लाल वाले गुलाबी वाले डंडे का है, या ये इस सफेद वाले डंडे? किसका है ये परसेंटेज ऑफ एस? तो पहली बात, थीटा आपने किसका लिया है सर? थीटा आपने हरे और पीले का लिया है ना थीटा, तो परसेंटेज ऑफ एस भी हरे और पीले का ही है। आप कहोगे मतलब इसका भी 25, इसका भी 25? मैं कहूंगा नहीं, इसका और इसका एवरेज। एवरेज वर्ड समझ में आता है क्या होता है? एवरेज किसे बोलते हैं? कि मान लीजिए अगर इसका परसेंटेज ऑफ एस अगर ए होता और इसका परसेंटेज ऑफ एस अगर बी होता, तो इनका एवरेज कितना होता? ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ एस एवरेज, और ये होता 25% के बराबर। तो जो आपका 25% ये आया है, ये ना हरे का है ना पीले का है, ये हरे और पीले का एवरेज है। और मैं हरा और पीला ही क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने इसी के बीच का एंगल लिया है सर, मैंने किसी और के बीच का एंगल भी नहीं लिया। बहुत बढ़िया सर। तो इसका कैसे निकाले और इसका कैसे निकाले? अरे क्यों टेंशन लेता है? ये भी कार्बन हाइड्रोजन का ही तो बॉन्ड है, और ये भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और जब दोनों ही सेम एटम के बॉन्ड है, ये भी CH है, ये भी CH बॉन्ड है, जब दोनों सेम एटम के बॉन्ड हैं, इसका मतलब दोनों का परसेंटेज ऑफ एस सेम ही होगा। टेंशन तो तब होती जब यहां पर सोचो ये C क्लोरीन का बॉन्ड होता, एक कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके बीच का थीटा अगर ये निकल कर आता तो दिक्कत थी कि सर यहां परसेंटेज ऑफ एस कुछ और होगा क्योंकि अलग एटम आके जुड़ रहे हैं, यहां परसेंटेज ऑफ एस कुछ और होगा क्योंकि अलग एटम जुड़ने आ रहा है। लेकिन जब एटम ही सेम है, टेंशन खत्म करो, ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। और ए और बी की वैल्यू सेम रहेगी तो यहां पुट कर दो, ए प्लस बी की जगह भी ए लिख सकता हूं, ए डिवाइड बाय 2 बराबर 25%। ए प्लस ए हो गया 2a डिवाइड बाय 2, 25%। 2 से 2 काटा, ए किसके बराबर आ गया? 25%। इसका मतलब सर आपको जब ये वाला डंडा बनाना पड़ रहा है, आपको जब ये वाला हरे वाला डंडा बनाना पड़ रहा है, उस केस में कितना परसेंटेज ऑफ एस यूज हो गया? 25%। इसका मतलब पीले वाला डंडा बनाते समय भी कितना परसेंटेज ऑफ एस यूज हुआ होगा बेटा?
कितना परसेंटेज ऑफ एस यूज हुआ होगा? 25%। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यहां का एंगल भी कितना होता है? 109.5 डिग्री। मतलब यहां की कैलकुलेशन करूंगा तो भी परसेंटेज ऑफ एस का एवरेज कितना आएगा? 25। और वो एवरेज इन दोनों का एवरेज होगा, ये भी सी एच, ये भी सी एच। चिल। इसका परसेंटेज ऑफ एस भी कितना आ गया? 25। और इसका परसेंटेज ऑफ एस भी कितना आ गया? 25। अरे सर देखो ना, कार्बन ने अपने सारे बच्चों को बराबर बराबर परसेंटेज ऑफ एस बांटा है। चाहे वो हाइड्रोजन ये वाला हो, चाहे ये वाला, चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन हो, सबको एक जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन किया है, आइडियल। और यही हम लोगों ने सॉल्व भी करा था कि CH4 एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है। उसने s ऑर्बिटल सबको बराबर बराबर बांटा है। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? फटाफट से बताओ, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? बोलो। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, अगर इतनी सी बात आप सबको क्लियर हो गई तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, अगर परसेंटेज ऑफ एस यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी कितना रहा होगा? 75%। क्योंकि टोटल मिलके 100 होना चाहिए था। परसेंटेज ऑफ एस यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी कितना होगा? 75। परसेंटेज ऑफ एस 25, परसेंटेज ऑफ पी 75। परसेंटेज ऑफ एस तो परसेंटेज ऑफ पी कितना होगा? 75%। क्या मैं बोल सकता हूं टोटल परसेंटेज ऑफ एस कितना है? 25 25 25 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 100%। तो टोटल परसेंटेज ऑफ पी कितना होगा? 75 मल्टीप्लाई बाय 4, 300%। और ये तो होना ही चाहिए था सर, क्योंकि एस में एक डब्बा होता है तो पी के हम 3 डब्बे यूज कर रहे हैं। हर एक डब्बे का 100% पकड़ लो। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो पहले तो परसेंटेज ऑफ एस कैलकुलेट करके बताओ। PBr3 मॉलिक्यूल का जैम का सवाल है, जैम 2015 का। और फॉर्मूला मैं बता दूं, परसेंटेज ऑफ एस बराबर कॉस ऑफ थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा -1 इंटू में 100। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू आ जाएगी, उत्तर आ गया। क्लियर है? फटाफट से बताओ। थीटा की वैल्यू 103.3 डिग्री। परसेंटेज ऑफ एस बताओ फटाफट से।
कितना है बेटा वैल्यू? फोर्टी 48%? अरे सेंट्रल एटम बोल रहा है, वो कार्बन एटम नहीं बोल रहा है, कह रहा है कार्बन थोड़ी ना है। 18.69%, राइट? 18.69%। क्लियर है? अब जरा यही सेम चीज, प्लीज 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 ध्यान से देखो, जरा यही सेम चीज CH4 के लिए क्या है आपके पास निकल के? CH4 के लिए आपके पास निकल कर आया कि इस वाले डंडे में परसेंटेज ऑफ एस 25 है, यहां भी परसेंटेज ऑफ एस 25 है, यहां भी परसेंटेज ऑफ एस 25 है, एंड आई एम श्योर यहां भी परसेंटेज ऑफ एस 25 है। एक बार जरा अमोनिया में भी चेक कर लेते हैं, राइट? अमोनिया में यहां पर लोन पेयर है, यहां पर 3 हाइड्रोजन दे रखे हैं। और अगर रही बात थीटा की, तो यहां पे थीटा की वैल्यू होती है 107.5 डिग्री। प्लीज कैलकुलेट करके बताओ परसेंटेज ऑफ एस इस बॉन्ड में कितना है? परसेंटेज ऑफ एस कॉस ऑफ थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा -1 इंटू में 100। जरा बताना भैया इस बॉन्ड में कितना है? तो हेमा उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे कार्बन की नॉर्मल कोवलेंसी 4 है, बट CH4 में हाइब्रिडेशन नहीं होती। ये किसने बोला तेरे को कि नॉर्मल कोवलेंसी होगी तो हाइब्रिडेशन नहीं होगी? ये कब मैंने बोला, बस बताना जरा एक बात। मैंने बोला कि हाइब्रिडेशन तब नहीं होगी जब रिपल्शन नहीं होता। भाई तुम लोगों ने सबने 18.69 लिख के दिया, मैंने 18.69 लिख दिया। अच्छा 23 इसके लिए कह रहा है, ओके। इंटीजर तक बता दो, नियरेस्ट इंटीजर तक, कोई दिक्कत है, 23 तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अरे श्रुति तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर है ना यार। %। राइट राइट राइट, सुन लो सुन लो सुन लो, क्या है आपका? आपके परसेंटेज ऑफ एस की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 23%। 23% अगर इस डंडे का आएगा तो डेफिनेटली परसेंटेज ऑफ एस 23 इस वाले डंडे के लिए भी आ रहा होगा। और मुझे इतना क्लियर पता है कि आपके इस वाले डंडे में भी एंगल जो थीटा का है वो 107.5 डिग्री होता है। मतलब इस वाले के अंदर भी परसेंटेज ऑफ एस कितना आएगा बेटा? 23%। क्या आपको पता है टोटल परसेंटेज ऑफ एस कितना होता है? 100%। उसमें से आपने कितना यूज कर लिया? तो सर बॉन्ड बनाते समय 3 जगहों पे परसेंटेज ऑफ एस यूज हुआ है। सो इन बॉन्ड्स
परसेंटेज ऑफ एस यूज हो चुका है 69%। अरे 23 यहां पे, 23 यहां पे, 23 यहां पे, तीनों को जोड़ दो, है ना। 23% इंटू में 3 करोगे तो 69% आ गया। बच कितना गया, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ एस कितना है, तो वो कितना है बेटा, 31%। वो 31% कहां गया होगा, यस, वही 31% इस लोन पेयर को भी तो पकड़ाना पड़ेगा ना यार, बिकॉज लोन पेयर भी तो किसी ना किसी घर में बैठा हुआ है। इस लोन पेयर में वो जो रिमेनिंग 31% है, आपको वो यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जब सब कुछ एक जैसा था, सारे एंगल्स एक जैसे थे, सबके बीच में दूरियां एक जैसी थी, तो परसेंटेज ऑफ एस भी सबके एक जैसे ही आए। लेकिन जैसी उसमें कुछ डिफरेंट चीजें आनी शुरू हो गई, लोन पेयर टाइप का कोई डिफरेंट एटम अगर आना शुरू होगा, तो सर अब परसेंटेज ऑफ एस सबके एक जैसे नहीं है। किसी का परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा है, तो किसी का परसेंटेज ऑफ एस क्या हो चुका है बेटा, कम हो चुका है। और अगर परसेंटेज ऑफ एस चेंज हुआ है, मतलब सर यहां वाले केस में जो सेंट्रल एटम कार्बन था, उसने बंटवारा एक जैसा करा, इसको भी 25 दिया, इसको भी 25, इसको भी 25, इसको भी 25। अरे कार्बन का ही एस, अरे कार्बन का एस ऑर्बिटल था, कार्बन के ही पी ऑर्बिटल थे, याद आ रहा है। इन्हीं को मिलाकर हमें बाकी ऑर्बिटल्स बनाने थे, तो उसने इस एस ऑर्बिटल के क्या करे, उस एस ऑर्बिटल करे 4 टुकड़े, एक टुकड़ा इसको दिया, एक टुकड़ा इसको दिया, एक टुकड़ा इसको दिया, एक टुकड़ा इसको दिया। क्लियर है। इनके क्या करे, इस 3 लोगों को मिला के भी इनके भी 4 टुकड़े बनाए, है ना। अरे 300, 100, 100, 100, 300, उसके भी 4 टुकड़े करे, और 4 टुकड़े करोगे तो कितना आएगा, 75%। वो चारों टुकड़े इधर बांट दिए, मतलब सब में बंटवारा उसने एकदम एक जैसा करा है। लेकिन इस वाले केस में बंटवारा एक जैसा नहीं है, किसी एक के पास परसेंटेज ऑफ एस की वैल्यू कम है, किसी एक के पास परसेंटेज ऑफ एस की वैल्यू ज्यादा है, चाहे वो लोन पेयर ही सही, पर परसेंटेज ऑफ एस की वैल्यू नाइट्रोजन ने चारों तरफ एक जैसी नहीं रखी है। यही कारण है हम इसको नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन मानते थे, कि सर यहां बंटवारा एक जैसा नहीं होगा, यहां बंटवारा एक जैसा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या ये बात सबको क्लियर है। फटाफट से बताओ, क्या ये मामला क्लियर है। फटाफट से कमेंट करो, क्या ये मामला है, सबको क्लियर है। नीति का मतलब लो एंड एनएच का एंगल मोर, बिल्कुल सही कह रही है बेटा, उसके बीच में रिपल्शन। अब ये देखो, इससे नीतिका ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि लोन पेयर और बॉन्ड के बीच का एंगल ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा भाई, क्योंकि याद करो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा था। तो ये धक्का मार मार के इसको नीचे, जैसे देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। अरे हमारे पास पेन है, हमारे पास 4 पेन है, हम सबका इस्तेमाल करेंगे। हमें टेट्राहेड्रल बनाना आता, हम किसी का नौकर थोड़ी नहीं। देखो ये आइडियल था, ये CH4 था, इसका एंगल 109, इसका एंगल 109, इसका एंगल सारे एंगल 109 डिग्री थे, आइडियल केस था सर। परसेंटेज ऑफ 25 25 25 25। लेकिन सर जैसे ही लोन पे आए यहां पर, इसने गणित बिगाड़ दी। याद करो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, तो देखो ये लोन पेयर इस बॉन्ड को धक्का मारेगा, नीचे जा नीचे जा नीचे जा नीचे जा तू। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा, नीचे जा नीचे जा नीचे जा। क्या फील कर पा रहे हो, इसके बीच का एंगल बढ़ रहा है। अरे तभी तो यहां परसेंटेज ऑफ एस बढ़ गया और इसके बीच का एंगल घट गया। जो पहले 109 था, जो पहले यहां पर 109 था, अब कितना आ चुका है, 107.5, एंगल कम हो गया। तो परसेंटेज ऑफ एस भी तो कम हो गया डंडों में। क्या ये बात क्लियर है। हाँ प्रमोद, हो सकता है बेटा। हाँ बस अनन्या, अनन्या हम उसको मैथमेटिकली समझ रहे हैं बस।
क्या ये बात सबको क्लियर हुई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? सही बच्चे, क्या ये मामला समझ में आ गया? अरे सारे बच्चे कमेंट कर दो भाई, क्या यह मामला क्लियर है? बिल्कुल होगा नितिका। नितिका कह रही सर वोटर में भी ऐसा होगा। भाई नितिका को टेंशन ना दो, नितिका को एक्सप्लेनेशन दो। नितिका आजा, आजा वोटर को भी निपटाते हैं। ये रहा वोटर, और वोटर के पास तो दो दो लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे थीटा कितना होता है? 104.5 डिग्री। तुम लोगों ने बहुत मेहनत कर दी, इसकी मेहनत मैं कर देता हूं। जब मैं थीटा की वैल्यू 104.5% ऑफ इसमें पुट करता हूं, कोस ऑफ थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा -1 इंटू में 100 लगाकर और सोल्व करता हूं, तो परसेंटेज ऑफ एस निकल कर आता है 20। और ऑब्वियस सी बात है, ये 20 जो परसेंटेज ऑफ एस है, ना तो ये पीले वाले बॉन्ड का है ना ये हरे वाले बॉन्ड का है, ये दोनों का एवरेज है। क्योंकि थीटा मैंने इसी का लिया था। वो अलग बात है कि ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, दोनों सेम टाइप के बॉन्ड हैं। तो हम बोल सकते हैं सर कि इस वाले डंडे में परसेंटेज ऑफ एस 20 है, तो सर इस वाले डंडे में भी परसेंटेज ऑफ एस क्या है? 20। टोटल परसेंटेज ऑफ एस कितना होता है सर? टोटल परसेंटेज ऑफ एस होता है 100%, क्योंकि एस में एक ही डब्बा होता है। बॉन्ड में कितने जा चुके हैं? बॉन्ड में 40% यूज हो चुका है सर, क्योंकि 20% यहां यूज हुआ है, 20% यहां यूज हुआ है ना। 20% मल्टीप्लाई बाय 2, कितना बच गया सर? बच तो 60% गया रिमेनिंग। अब ये चीज तुम्हें एक लाइन में समझ में आनी चाहिए, वो रिमेनिंग 60% कहां गया होगा? क्योंकि बंटवारा तो हुआ है। याद करो, जब तुम स्टेरिक नंबर काउंट किया करते थे क्लास 11th के अंदर, तो लोन पेयर को भी तो काउंट करते थे। मतलब हाइब्रिडेशन में ये लोग भी हैं, इनका घर भी हाइब्रिडेशन वाला ही है। इसका मतलब यहां को भी कुछ एस करेक्टर मिला होगा। इस सारा का सारा रिमेनिंग 60% कहां भागा होगा? लोन पेयर के अंदर। एक ही लोन पेयर में सारा 60%? नहीं सर, इसको भी दो और इसको भी दो, दोनों को बराबर बराबर दो। क्या आपको लग रहा यहां परसेंटेज ऑफ एस 30%? अरे 60 का आधा 30 ही तो होता है। यहां परसेंटेज ऑफ एस 30%। क्या मैं नहीं बोल सकता ये भी नॉन आइडियल है सर? बंटवारा एक जैसा नहीं है। डंडों को दिया है 20-20%, लोन पेयर को दिया है 30-30%। एक नॉन आइडियल है सर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये तो यूपीएससी का सवाल है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 उसका सवाल है। पूछा था लोन पेयर में परसेंटेज ऑफ पी कितना होता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा अगर 30% है तो परसेंटेज ऑफ पी 70% होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 100% होंगे। बिल्कुल नितिका, एकदम होगा। रुचि शर्मा कह रही है, रुचि शर्मा को एक कंफ्यूजन है। रुचि शर्मा कह रही है कि सर आपने बोला था परसेंटेज ऑफ एस प्लस परसेंटेज ऑफ पी, आपने बोला था कि मिलके 100% होता है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि परसेंटेज ऑफ एस 100% है? तो रुचि शर्मा सुन लो बेटा, मैंने आपको यह बोला था कि जब भी हम कोई डंडा बना रहे हैं या लोन पेयर बना रहे हैं, तो उसको बनाते समय एस और पी का ही यूज हो रहा होगा। तो टोटल जो परसेंटेज है 100% मान लो, अगर इस डंडे को बोलता हूं तो इसके 100% में एस और पी दोनों इन्वॉल्व हो रखे होंगे। और तो कोई ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ ना डंडा बनाने के लिए, ना ही कोई और ऑर्बिटल यूज हुआ लोन पेयर बनाने के लिए। तो इनको बनाते समय इन दोनों का परसेंटेज कितना रहना चाहिए? 100%। और ये भी बात बोली कि टोटल एस ऑर्बिटल भी 100% है, तो बंटवारा भी टोटल कितना होगा? 100%।
अरे इसको कुछ ऐसे समझो, सुनो मेरी बात को, इसको कुछ ऐसे समझो कि आपके पापा ने 100 रुपए कंट्रीब्यूट करे, आपकी मम्मी ने 300 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे, इन लोगों ने ऐसे मिला लिया, ठीक है, मिलाकर टोटल कितने रुपए हो गए? 400 रुपीज हो गए। अब तुम्हारे पापा मम्मी के टोटल 2 लड़कियां थी, एक तू थी, एक तेरी सिस्टर, एक ए एक बी। दोनों को खिलौने खरीदने, खिलौने टॉयज, है ना, इसको भी एक टॉय खरीदना है। उस टॉय की कीमत कितनी है? ठीक है, इसको टॉय खरीदना है, इस टॉय की कीमत कितनी है मान लो। बहनें 4 कर लेते हैं ना, ताकि अपनी कहानी इसी की तरह हो जाएगी। 4 बहनें भाई तुम्हारी, सॉरी, बहनों की संख्या बढ़ा देते हैं, सी डी, टोटल 4 सिस्टर है। हर एक सिस्टर को एक एक टॉय खरीदना है। इस टॉय की कीमत कितनी है बेटा? 100 रुपए। इसको भी वही टॉय खरीदना है, उसकी कीमत भी कितनी है? 100 रुपए। इसको भी टॉय खरीदना है, कीमत कितनी है? 100 रुपए। इसको भी टॉय खरीदना है, उसकी कीमत कितनी है? 100 रुपए। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि पापा ने भी सभी बेटियों को पैसे बराबर बराबर दिए और मम्मी ने भी सभी बेटियों को पैसे बराबर बराबर दिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं पापा ने सभी बेटियों को कितने रुपए दिए होंगे? 25 रुपए पापा ने इसको दिया होगा, 25 इसको दिया होगा, 25 इसको दिया होगा, 25 इसको दिया होगा, क्योंकि पापा के पास तो टोटल 100 रुपए थे। हाँ, पर तुम सबने टॉयज खरीदे, वो भी 100 रुपए के ही खरीदे हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ होगा कि आपको पापा से तो 25 रुपए मिल गए, मतलब रिमेनिंग 75 रुपीज कहां से मिला होगा? आपको मम्मी से। तो देखो, आपके टॉयज का जो दोनों पैसे आया है, एक एस से और एक पी से, एक मम्मी से एक पापा से, टोटल मिला के 100 रुपए आया। और अकेले पापा के पास भी कितना रुपए अवेलेबल है? 100 रुपए ही अवेलेबल है। तो आप कंफ्यूजन किस में हो गए? सर पापा के पास भी 100 रुपए हैं और मेरे और मम्मी के मिला के भी 100 रुपए हैं। अरे भैया, तेरे और मम्मी के मिला के यहां पे 100 रुपए हैं, मम्मी के और यहां पे मिला के तो 400 रुपए हो रखे हैं। तो आपको ये देखना है, ये है सेंट्रल एटम जो टोटल है। एक सेंट्रल एटम के पास एक एस ऑर्बिटल है 100%, एक सेंट्रल एटम के पास 3 पी ऑर्बिटल है 300%, लेकिन सेंट्रल एटम बांटेगा तो ऑब्वियसली बात है तुझे 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरी बहनें भी तो है ना, तेरे को उसमें से थोड़ा सा फ्रैक्शन मिलेगा, कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन इसको मिलेगा, कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन इसको मिलेगा, कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन इसको मिलेगा, सबका मिला लो तो पापा के पैसों के बराबर आ जाएगा 100%। सबका पैसा बुला लो तो मम्मी के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कौन है? ये सेंट्रल एटम है, कार्बन है। कार्बन के पास एक एस का ऑर्बिटल है, कार्बन के पास 3 पी के ऑर्बिटल है, उसने अपने पास बना के रख रखा है, उसने इनको मिलाया और मिलाने के बाद अपने बच्चों में बांट दिया। अब बस हम यही चेक कर रहे हैं कि बच्चों में कैसे बांटा गया है। मान ले इसके पास अगर पापा के 25 रुपए गए हैं, तो मुझे पता है रिमेनिंग 75 रुपए किसने दिए होंगे? मम्मी ने, बिकॉज ट्वाइस तो इसको भी खरीदना है। इसके पास मान लो पापा ने, इसके पास मान लो पापा ने 20 रुपए दिए होते, तो ऑटोमेटिकली बात है इसको 80 रुपए कहां से मिले होते? मम्मी से मिले होते, क्योंकि टोटल मिलाकर 100 रुपए का ट्वाइस तो इसको भी खरीदना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल एस कांस्टेंट है, 100% ही है, बस किसी के पास ज्यादा होगा तो किसी और के पास से कम होगा। और ऑब्वियसली बात, जरा सोचो, पापा ने 20 इसको दिए, पापा ने 30 रुपए मान लो 25 रुपए इसको दिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनको भी बंटवारा कुछ अलग प्रकार का ही होगा, सबको अब एक जैसा नहीं हो सकता। किसी एक को 20 दिए तो किसी दूसरे को 30 देना पड़ेगा। मेरी भावनाएं सबको समझ में आ पा रही है? रुचि समझ में आया तेरे को? पहले तो ये बता। अनन्या कह रही है सर जैसे जैसे हम लोन पर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आई की वैल्यू भी बढ़ रही है, जैसे BF3 में 3 था, NS3 में 3.3 था, H2 में 4। हाँ बेटा, बिकॉज अरे आई की वैल्यू मेनली ये बताने की कोशिश कर रही है कि कितने फ्रेश रेशियो का, कितने फ्रैक्शन का फर्क है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आ जाओ। आप लोगों के सामने मैंने CH4 कैलकुलेट करवाया था। मैं चाहता तो नहीं था इसमें डिटेल में घुसना, लेकिन तुम घुसवा के मानोगे। CH4 बनवाया था, यहां पे थीटा की वैल्यू थी 109.5 और यहां पर आई की वैल्यू आई थी 3। ओके, फिर आपके पास आया अमोनिया। आपके पास क्या आया बेटा? अमोनिया।
आपके पास थीटा की वैल्यू यहां पर थी, प्लीज अब चुप हो जाओ। अब मैं 10 मिनट में ही बोलूंगा, आप लोगों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना मैं किसी का कुछ सुनूंगा। थीटा की वैल्यू है 107.5, आई की वैल्यू यहां पर आई थी 3.33, और आपके पास था वाटर। वाटर के केस में थीटा की वैल्यू आई थी 104.5 और आई की वैल्यू आएगी सोल्व करके 4। क्लियर है? अब जरा समझना, आप आइडियल हाइब्रिडाइजेशन किसको बोल रहे थे? जिसमें बंटवारा, बंटवारे को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एस जहां पे सेम हो। और आप नॉन आइडियल किसको बोलोगे बेटा? आप नॉन आइडियल उसको बोलोगे जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एस क्या हो? डिफरेंट। हम लोगों ने CH4 में आई की वैल्यू 3 देखी और आई की वैल्यू 3 देखी, इससे मुझे क्या समझ में आया कि सर देखो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है? sp3। इसकी एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3.33। प्लीज चुप रहना आप। राइट? अब जरा सोचना, ये sp3, ये i3 क्या बता रहा है? i3 पता है क्या बताता है? कि आप जितना s यूज कर रहे हो ना, उसका 3 टाइम्स आपके पास यहां पर p यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे परसेंटेज ऑफ एस कितनी थी? 25% आया था ना, तो लिख के ले लो परसेंटेज ऑफ पी पता कितना लेना पड़ेगा? इसका 3 टाइम 75%। इसका मतलब आई के 3 का मतलब यही था कि डंडा बनाते समय एस और पी का फ्रैक्शन क्या रहना चाहिए। आई की वैल्यू 3 मतलब क्या है? एस जितना है उससे 3 गुना आपको पी यूज करना पड़ेगा, तभी आपका डंडा बनेगा। जरा सोचो, यहां पर आई की वैल्यू 3.33 आई थी, राइट? बस याद करके बताओ यहां पे परसेंटेज ऑफ एस कितना आया था? बस याद करके बताओ। आया था 23 पॉइंट समथिंग के आसपास आया था, राइट? और मैंने उसको 23 मान के सॉल्व किया था। क्लियर है? अच्छा, परसेंटेज ऑफ एस 23 है तो डंडा बनाते समय परसेंटेज ऑफ पी रिमेनिंग किसने दिया होगा? डंडा बनाते समय पूरा पी ने। कितना होगा बेटा? आई थिंक 77%, राइट? यही हुआ होगा ना? 23 और 77 मिलकर 100 हो जाएगा। जरा सोचो, आपको नहीं लग रहा 23 को, इधर सुनो ध्यान से, अगर मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं और कैलकुलेटर में 23 को मल्टीप्लाई करता हूं 3.33 से, मल्टीप्लाई करो 23 को मल्टीप्लाई करोगे ना 3.33 से, तो पता है वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू आ रही है 76.6। और ये शायद बहुत क्लोज है इसके। तो आपको एक्चुअल में आई की वैल्यू क्या बता रहा है? क्योंकि आई किसके लिए कैलकुलेट करा है? आई कैलकुलेट करा आपने थीटा का इस्तेमाल करके। थीटा किसका इस्तेमाल किया? डंडे का। तो आई एक्चुअल में आपको डंडे के बारे में बता रहा है क्या? कि वो डंडा बनाते समय एस और पी का रेशियो क्या लिया जाना चाहिए, कि डंडा बनाते समय एस और पी का क्या रेशियो लिया गया हो। अब जैसे कई बच्चे कह रहे हैं सर यहां पे तो आई की वैल्यू 4 आ गई। अरे कोई बात नहीं यार, आई की वैल्यू 4 ही तो आई है, मर क्यों रहा है? जरा सोच के बताना, यहां तेरा परसेंटेज ऑफ एस कितना आया था? 20% आया था, राइट? लिख के ले लो, आई की वैल्यू 4 है ना, जितना आपने एस यूज किया उसका 4 गुना आपको पी यूज करना पड़ेगा। देख कितनी खतरनाक साइंस उसने यूज करी। सबका टोटल 100% ही आ रहा है, पर एक्चुअल में तुम्हें आई क्या बताने के लिए आया है? वो तो लोग बेवकूफ हैं जब हम ये बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है सामने वाला बच्चा बेवकूफ है कि बेटा आई देख लेना इंटीजर आ जाएगा, तो भैया आइडियल इंटीजर नहीं आएगा तो नॉन आइडियल। अरे नहीं, अगर इंटीजर आ गया चाहे इंटीजर नहीं आया, एक्चुअल में तो बस आई यही बताने के लिए आया है कि आई निकाला गया किसके लिए? डंडों के लिए निकाला गया, क्योंकि थीटा से निकाला है, थीटा डंडे का ही तो यूज करा है। अरे इसका कोई थीटा थोड़ी ना तूने निकाला हुआ है यार। लोन पेयर और बॉन्ड का कोई थीटा थोड़ी ना निकालता है। थीटा बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड के बीच का एंगल होता है। ये लोन पेयर और बॉन्ड के बीच का कोई थीटा थोड़ी ना होता है। तो हमें यह पता चल सकता है कि डंडा बनाने के लिए कैसे फ्रैक्शन यूज करा जाता है। क्लियर है? जैसे इसने देखो कितने प्यार से बताया,
और जब मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा था कि सर परसेंटेज ऑफ 20 है, 20 इसके पास है, 20 इसके पास है, टोटल 40 हो गया, मतलब 30 इसके पास है, 30 इसके पास है, ओके। इसको देखकर लग रहा है कि सर उसने बंटवारा बराबर नहीं किया, इसको देखकर बोलूंगा मैं नॉन आइडियल है। क्लियर है? तो दो बातें ध्यान रखनी है। क्या आई क्या बता रहा है? आई ये बताने के लिए आया है कि डंडा बनाते समय एस का कितनी रोटी उठानी है और पी एस की कितनी दाल लेनी है और पी का कितना नमक लेना है। अगर एक कटोरी दाल ली है तो 3 कटोरी नमक लेना पड़ रहा है क्या, या एक कटोरी दाल पे 4 गुना नमक लेना पड़ रहा है क्या? वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपको आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू मान लो कभी कभार सोलो आई की वैल्यू सॉल्व करते करते मान लो कभी कभार आपके पास आई की वैल्यू 5 आ जाए या आई की वैल्यू 6 आ जाए, उसका क्लियर मतलब है कि जितना एस निकाला है ना उसका 6 गुना पी लो, और ऐसे लो कि दोनों को जोड़ के 100% आए। आपको ये सोचना पड़ेगा। आपको इसकी ब्यूटी समझ में आ पा रही है? सबका नेट जोड़ 100% ही आ रहा है, सबका नेट जोड़ 100% ही आ रहा है। बस आई आपको ये बताने के लिए आया है कि वो डंडा बनाते समय एस और पी कितना, एक कटोरी नमक दाल तुम्हें पकड़ानी है तो मैं एक कटोरी अगर दाल ले रहा हूं तो उसमें नमक कितने डालू? 3 चम्मच डालू, 2 चम्मच डालू, 4 चम्मच डालू, तुम्हें जब हाइब्रिडेशन तुम्हें मिक्सिंग करवानी है, जब मिक्सिंग करवा के तुम्हारे तक पहुंचाना है तो उसमें मिलावट कितनी करनी है वो आई बताएगा। सपना कह रही है सर BIS3 का बताओ। कोई बात नहीं सपना, आज तुम मेरी लंका लगा दो, आज तुम मुझे कहीं का भी मत छोड़ो चाहे बेशक से। लो सपना कह रही है सर BIS3 बताओ। सपना ले तू BIS3 पकड़। BIS3 जब आपने सॉल्व करा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिस्मथ नाइट्रोजन फैमिली का आदमी होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉनों में से अगर आप 3 लोगों से डंडे बनवा रहे हो तो आपके पास एक लोन पेयर बचता है। ठीक, तो बिस्मथ के पास यहां पे क्या अवेलेबल होगा? एक लोन पेयर। एंगल क्या है? 90 डिग्री। सॉल्व करने पर आई की वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट। इसका मतलब आपको जितना एस यूज करोगे ना, मान लो एस अगर आपने एक यूज किया है तो इसका इनफाइनाइट टाइम आपको पी यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एस आपने जितना लिया है उसका इनफाइनाइट टाइम आपको पी यूज करना पड़ेगा, और ऑब्वियस बात इनफाइनाइट टाइम पी अवेलेबल तो है ही नहीं हमारे पास। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? तो एक काम करो सर, एस को लगभग लगभग 0 कर दो, है ना? तो एक बात, तो एस को लगभग लगभग 0 करूंगा तो जो पी है वो लगभग लगभग किसके बराबर अप्रोच करेगा? 1 के बराबर। इसका मतलब ये डंडा बनाते समय एस 0 है सर, और पी का एक कोई ऑर्बिटल यूज हुआ होगा। एस बनाते समय, इसको बनाते समय एस का 0 और पी का कोई एक लोब यूज हुआ होगा सर। मतलब पी एक मतलब 100%, ये मतलब 100%, और ये मतलब 100%। एस 0% और पी कितना आया? 100%। तो एक बात बताओ, एस ऑर्बिटल होते तो 100% है, वो कहां है? मतलब सारा का सारा एस ऑर्बिटल किसके पास है? इसके पास। परसेंटेज ऑफ एस कितना है? 100। इसी से तो पता चला मिलावट हुई नहीं। सारा एस ऑर्बिटल एक, सारी दाल एक तरफ, सारा नमक एक तरफ, नो मिक्सिंग। क्लियर है? अब रोहन निगम की सुनो। रोहन निगम कह रहा है सर बट एमोनिया एंड वाटर में तो कोवलेंसी विदाउट एक्साइटेशन ही हो रही है, तो क्या 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 यहाँ हाइब्रिडेशन स्टेरिक स्टेबिलाईजेशन ला रहा है? बिल्कुल ला रहा है बेटा। रोहन निगम, आप ये बात दिमाग में बिठा लो, दुनिया में कभी भी, आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि दुनिया में कभी भी कोई एटम मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक नहीं है। और अगर वो 3 वाले एटम वाला पहुंच गया, 3 एटम तक पहुंच गया अगर वो, तो वहां पे रिपल्शन होने की संभावना होती है। और जहां जहां रिपल्शन होने की, 3 एटम है ना, चाहे बेशक से वो जो दोनों शादियां हुई है वो उसके मन पसंद से हुई है, उसके लिए कुछ उसने एक्साइटेशन नहीं करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे क्या रहती है? रिपल्शन। और अगर वहां पे रिपल्शन रहती है, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा होगी, इन केसेस में होती है।
और किन केसेस में नहीं होती, तुम लोगों ने मुझे वहां तक पहुंचने नहीं दिया, बिकॉज तुमने टाइम यही खोटी कर दिया। वरना मैं आज तुमको पढ़ाने वाला था कि किन केसेस में रिपल्शन नहीं होती है। उन्हीं मॉलिक्यूलों को मूर्खों ड्रैगोस मॉलिक्यूल बोले जाते हैं, कि वहां पर आपके पास दो दो बॉन्ड बनते हैं, उसके बावजूद भी उनकी हाइब्रिडेशन नहीं होती, बिकॉज वहां रिपल्शन ही नहीं होती है। लेकिन तुमने मुझे वहां तक पहुंचने का दिया, तुमने तो आज ही मुझे मेरी गर्दन पकड़ के यहीं दबा दिया तुमने, नुके बाहर क्यों जा रहा है, इधर आ। तो जिन बच्चे कह रहे कि सर अगर कोई एक्साइटेशन के बिना ही बॉन्ड बन जा रहा है तो क्या वहां रिपल्शन होगी, भैया अगर वो मोनो और डायटोमिक नहीं है, अगर वो ट्राइएटोमिक है तो वहां रिपल्शन होनी चाहिए, और वहां रिपल्शन होनी चाहिए तो वहां हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। यही तो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। तभी तो आप लोग इनकी हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं बताते हो, आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताते हो। क्योंकि घर में अगर एक से ज्यादा बर्तन होंगे तभी तो बर्तन खड़केंगे, एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजेगी, दो हाथ चाहिए। तो ये रहा सेंटलेटम, ये रही पहली वाइफ, ये रही दूसरी वाइफ, अब बजेगी ताली, अब बजेगा बैंड। तो तुम्हारा काम क्या है, इनको दूर करना। और कोई कह रहा है कि सर बिना एक्साइटेशन के हुए हैं, अरे बिना एक्साइटेशन के हुए तो भी क्या है, बॉन्ड तो बने हैं ना दो, बस फिर दो बॉन्ड बने तो इन्हें दूर रखना अब तुम्हारा काम है। दो बॉन्ड अगर मान लो बिना एक्साइटेशन के हुए, प्योर प्योर ऑर्बिटल के हुए, ले एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री है, उसके बावजूद भी दोनों पास पास है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है मेरे हाथों में, रिपल्शन करेंगे, हमारा काम क्या इनको दूर करना, हमारा काम इनको दूर करना है। अगर ये रिपल्शन नहीं होगा तो 90 डिग्री पे रुक जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ऐसे पड़े रहेंगे मॉलिक्यूल्स, 90 डिग्री पे पड़े रहेंगे। तो आप लोग दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए कि अगर मोनोएटॉमिक और डायटोमिक नहीं मॉलिक्यूल नहीं है तो उन्हें हाइब्रिडाइजेशन में जाना चाहिए। अब जाएंगे या नहीं जाएंगे वो रिपल्शन पे डिपेंड करता है, जहां जहां रिपल्शन वहां वहां हाइब्रिडेशन, जहां जहां रिपल्शन नहीं है वहां वहां हाइब्रिडेशन नहीं है। सर कहां कहां पे रिपल्शन नहीं है, तुम लोगों ने मुझे वहां तक पहुंचने नहीं दिया आज। नहीं नितिका, अगेन बॉन्ड का हाइब्रिडेशन नहीं होता, एटम का हाइब्रिडेशन होता है। ओके, अभी अभी बोला था नितिका हमने। और एटम में ऑक्सीजन है ना, जितना एस यूज कर रहा है उससे 3 गुना पी यूज कर रहा है, उसने सबको मिलाकर, तो sp3 बोला हमने उसको। स्नेहा फिर दोबारा उसी सवाल पे आ गई कि सर आपने कहा था, सर आपने कहा था, सर सुनो तो सही, आपने कहा था आई की वैल्यू अगर इंटीजर होगी, आपने कहा था कि अगर आई की वैल्यू इंटीजर होती है तो आइडियल होती है, पर H2O में आइडियल नहीं है। तो बेटा देखो, वो मैंने गरीब बच्चों के लिए कहा था, लेकिन फिर तुम दिमाग से बन गए तेज। फिर तुम तेज बच्चों के लिए मैंने क्या बोला कि अब आई इंटीजर हो या ना हो, इससे मत देखो, क्योंकि वो तो गरीब बच्चों की कहानी थी जिनका दिमाग थोड़ा कम चल रहा था, तुमको जल्दबाजी में बता दो, उनका इसको ध्यान रख ले रे, काम चल जाएगा तेरा। लेकिन तू तो अब होशियार हो गया, और आइडियल और नॉन आइडियल के लिए मैंने तो फिर तुम्हें एक नई चीज क्या बताई कि आइडियल के लिए बस ये ध्यान रखो डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर सेम है, नॉन आइडियल के लिए क्या ध्यान रखो, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर डिफरेंट है। क्लियर है? पेपर में आपसे आइडियल नॉन आइडियल का कतई सवाल नहीं आ रहा, ये बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने ठीक करी है यहां पर। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपको। H2O का कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं H2O का sp4 बोल दूं क्या, अरे भैया बॉन्ड में 4 गुना हुआ है, हाइब्रिडेशन बॉन्ड की नहीं होती, एटम की होती है। एटम में तो उसने जितना S यूज करा उसका 3 गुना ही P यूज किया, sp3 बोलूंगा उसको तो मैं। क्लियर? देखो अगला देखो, मस्त लिख के लाया था स्टेरिक एनालिसिस, तुमने मुझे यहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। तुम यहां पे पहुंचने देते तभी तो मैं आपको बताता कि किस प्रकार से आपके पास ड्रैगोस मॉलिक्यूल बनने शुरू होते हैं। तुमने पहुंचने नहीं दिया, तुमने मेरे को यहीं जान से मार देना, आगे इधर क्यों जा रहा है, इधर ही रुक, यहीं निपटाऊंगा तुझे। क्लियर है स्नेहा? तो सुनो, आज की क्लास का ओवरव्यू सुन लो, मरने से पहले कम से कम क्लास तो सीख जाओगे अब, कि आपको मैं एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडेशन सिखा रहा था, और एनालिसिस में मैंने आपको ये सिखाया, एनालिसिस में मैंने आपको सिखाया। अच्छा एक बात बताओ, सुनो नॉर्मल सोचना बेटा, एक आदमी मान लो, मेरे जैसा आदमी मान लो, नहीं मेरे को नहीं, किसी और को सुन लो,
ना, तुम अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलोगे, भगवान करे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब अच्छी लग जाए, पर मान लो किसी प्राइवेट जॉब में लगते हो, तो कोई तुम्हें ए कोचिंग है, ए कोचिंग ने मान लो तुम्हें 50,000 रुपीज पर हायर किया है, ठीक है। अब तुम्हें बी कोचिंग से एक ऑफर आया, ऑफर क्या आया, हम आपको 70,000 रुपीज देंगे। आप यहां से कूद के बी कोचिंग में चले गए 70,000 रुपीज के लिए। फिर आपको सी कोचिंग से ऑफर आया, सी कोचिंग से क्या ऑफर आया कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। आप 1 लाख रुपए के लिए यहां से यहां कूद के चले गए। क्लियर है? इसका मतलब आप बार बार एक्साइटेशन दिखा रहे हो, आप बार बार मेहनत कर रहे हो, आप बार बार इंटरव्यूज दे रहे हो, क्योंकि आप 50,000 से सेटिस्फाइड नहीं थे, है ना। तो आपको 50,000 से कहीं पे 70,000 जाने का मौका मिला तो भाग के चला गया, कहीं पे 70,000 से 1 लाख जाने का मौका मिला भाग के चला गया, कहीं से 1 लाख से 2 लाख पे जाने का मौका मिला तो भाग के जाएगा। क्लियर है? अब सोचो जस्ट इसके अपोजिट तुम्हारा कोई और दोस्त है ना, ये जो ए है, ये जो ए मॉलिक्यूल है, जैसे जो ए कोचिंग था ये मान लो दिल्ली में थी, ठीक है। जो बी को मॉलिक्यूल है, जो बी कोचिंग है वो मान लो मुंबई में थी, और जो सी कोचिंग थी वो मान लो कैलकाटा में थी, ठीक है। यह कहां मान लो, चेन्नई में मान लो, सी से चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई में थी। आपके दिमाग में तब मुझे कमाने पैसे, है ना, जहां मेरे पास ज्यादा बचत हो पाएगी, जहां मैं फिर बढ़िया से रह पाऊंगा, मैं भाग के जाऊंगा। अब 50 से 70 गए, 70 से लाख चले गए। वहीं आपका कोई दोस्त भी था, उसका अपना खुद का घर दिल्ली में, उसको दिल्ली वाली कोचिंग ने बुलाया, तू छोड़ के चला गया, तो उसने 50,000 रुपए में किसी और को बुला लिया। अब इसको अपना घर छोड़ के जाने का मन ही नहीं करा, जो तुम्हारा दूसरा दोस्त है। उसको किसी ने 70,000 का ऑफर दिया, उसने कहा भाई मैं पागल क्या, उतनी दूर जाऊंगा 20,000 रुपए एक्स्ट्रा के लिए, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो अपना बढ़िया, मेरा घर यहीं पर है, सब कुछ है, मैं तो यहीं रहूंगा। इसका मतलब दो लोग थे, दोनों को 2 ऑफर्स मिल रहे थे, एक ने एक ऑफर ग्रैब कर लिया, एक ने एक ऑफर ग्रैब नहीं करा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपके पास जब मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक है कभी कोई रिपल्शन नहीं है, हाइब्रिडेशन नहीं होगी। डाई एटॉमिक है कभी कोई रिपल्शन नहीं, हाइब्रिडेशन नहीं होगी। लेकिन जैसे मॉलिक्यूल में ट्राई एटॉमिक हुआ, तो अगर यहां पे रिपल्शन हुआ, क्योंकि इसमें रिपल्शन हो भी सकते हैं और इसमें रिपल्शन नहीं भी हो सकते हैं। आपको फिर ये क्या समझा रहे थे, ये मैं ये समझा रहा था कि सेम सिनेरियो देने पर कोई एक आदमी उस सिनेरियो को ग्रैब भी कर सकता है, कोई एक आदमी यहां भी खुश रह सकता है कि भैया मैं तो यहीं खुश हूं। सेम AB2 मॉलिक्यूल में हो सकते हैं कुछ लोगों में रिपल्शन हो, जहां जहां रिपल्शन होंगे उन्हें भागकर हाइब्रिडेशन के पास जाना पड़ेगा, रिपल्शन होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जहां पर रिपल्शन होगा ही नहीं, इसका मतलब वहां पर हाइब्रिडेशन करवाने की जरूरत होगी ही नहीं। और अगर हाइब्रिडेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी, इन्हीं मॉलिक्यूलों को ड्रैगोस बोल दूंगा, खत्म। तो अब हमें AB2 मॉलिक्यूल तक पहुंचना था आज की क्लास में, लेकिन तुम लोगों ने मेरी गोभी खोद दी, तुमने मुझे यहां से यहां जाने ही नहीं दिया, तुम लोग उस परसेंटेज ऑफ एस में मेरी लंका लगा दी। बट कोई नहीं, आज की क्लास का आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी कि AB2 मॉलिक्यूल जो बन रहा है ये रिपल्शन कर भी सकता है, ये रिपल्शन नहीं भी कर सकता है। रिपल्शन होगा तो हाइब्रिडेशन में जाएगा, रिपल्शन नहीं करेगा तो हाइब्रिडेशन में नहीं जाएगा। रिपल्शन कब नहीं करेगा इसी को सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो आज की क्लास का एक हल्का सा ओवरव्यू ले लो और फिर मेरी जान छोड़ देना। क्या था ओवरव्यू आज की क्लास का? आज की क्लास के अंदर मैंने आपको यह सिखाने की गलती करी कि सर मिक्सिंग करवाने के बाद जो नए लोग बन रहे हैं, जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, वो डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं। उसमें से किसी जगह नमक का टेस्ट सेम भी हो सकता है सब में, किसी जगह पे नमक के टेस्ट अलग भी हो सकते हैं। सेम टेस्ट या अलग टेस्ट का पता करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहां पे परसेंटेज, कहां पे नमक की वैल्यू ज्यादा गिरी गई है, कहां पे नमक की वैल्यू कम गिरी गई है। तो गरीब बच्चों को मैंने ऐसे सिखाया, क्योंकि यहां से पेपर में ज्यादा सवाल आते तो है नहीं, तो मैंने उनको बताया बेटा आई की वैल्यू चेक कर लिया करो बस, है ना। H2 जैसे एग्जाम्पलों को छोड़ देते तो बाकी सभी जगहों पर ये एग्जाम भी एकदम फिट बैठते हैं कि आप आई की वैल्यू को चेक कर लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। आपके केस में आई की वैल्यू कहीं पे 3 आ रही थी, कहीं पे 3.5 आ रही थी, कहीं पे 2 आ रही थी, तूने खुशी खुशी निकाल दिया। फिर मैंने तुम्हें कहा कि ये तो तुम्हें आई की वैल्यू निकाली है, ये तो तुम्हें पता चला कि कहां पे नमक ज्यादा है, कहां पे नमक कम है। अब हमें ये पता करना कितना नमक ज्यादा है, कितना नमक कम है।
कहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा है, कहाँ परसेंटेज ऑफ एस कम है, तुझे पता चल हुआ है। अब हमें ये पता चलना कि कितना ज्यादा है कितना कम है, तो हमने एग्जैक्ट निकालना शुरू करा, और एग्जैक्ट निकालना शुरू हुआ तो हमें एक रिलेशन समझ में आया सर कि वो जो आई की एक्चुअल में वैल्यू थी ना, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 20, अगर मान लो कहीं 20 भी आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्चुअल में हमें क्या बताने के लिए आया कि जो आप डंडा बना रहे हो वो डंडा बनाते समय एस कितना यूज करना है और पी कितना यूज करना है। आई की वैल्यू एक्चुअल में मुझे ये बता रही थी, कहीं पर आई की वैल्यू 3 आई थी तो उसने कहा था सुनो रे, टोटल हमेशा 100 ही रखना है क्योंकि बॉन्ड बनाते समय टोटल 100% ही बनता है बॉन्ड। अब आप इन रेशियो को ऐसे बनाओ कि 100 तक पहुंच जाए, तो आई की वैल्यू मान लो 1 आए, मतलब जितना एस यूज करोगे उसका 1 गुना पी यूज करना पड़ेगा। क्या रेशियो हुआ? 50 + 50। आई की वैल्यू 2 आ गई, मतलब आप जितना एस यूज करोगे उसके 2 टाइम्स पी यूज करना पड़ेगा, और टोटल हमेशा 100 हो। तो क्या हुआ कि सर एस यूज कर लो 33.33%, तो पी कितना हो जाएगा 66.66%, इसका 2 टाइम्स। मिलाकर देखो ये 100 ही आ रहा है, मिलाकर देखो कितना आ रहा है, ये 100% ही आ रहा है। आई की वैल्यू सर 3 आई, मतलब एस जितना लोगे उसका 3 गुना पी लेना पड़ेगा और टोटल 100 ही होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, इसका भी रेशियो निकाला, 25 3 गुना लिया 75, 100 आ गया। आई की वैल्यू हमारे पास 4 आई, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचो कि जितना एस लूंगा उसका 4 गुना पी लेना पड़ेगा। अब मुझे पता है एस का मान लो मैंने 1 डब्बा ले लिया तो पी के 4 डब्बे तो होते ही नहीं है, तो हमने कैसे दिमाग लगाया, इसका मतलब ऐसा बनाओ, एस अगर मैं 20 लूंगा तो उसका 4 गुना क्या हुआ 80, ये टोटल मिलकर क्या आ गया 100 आ गया। दिमाग समझ में आ पा रहा है कैसे यूज हो रहा है? एस की वैल्यू, आई की वैल्यू मान लो 3.33 आ रही है, तो सर ऐसे यूज करो जितना एस है उसका 3.33 टाइम्स पी यूज होना चाहिए डंडा बनाते समय। कैसे यूज हुआ वो, एस को हमने 23 लिया तो उसका 3.33 आया था शायद 77%, राइट, टोटल मिला के 100%। तो आई एक्चुअल में क्या बताने के लिए आया है, आई बताने के लिए आया है कि जो आप बॉन्ड बना रहे हो उसमें एस और पी का क्या अनुपात होना चाहिए, और एस और पी के अनुपात निकालने के बाद जब मैं उस मॉलिक्यूल में देख रहा हूं तो उस एस और पी का अनुपात निकालने से मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें एस कितना है, मुझे ये पता चल रहा है इसमें एस कितना है, तो मैं अपना ये भी एस निकाल दे रहा हूं, और फिर इस पूरे मॉलिक्यूल को देख के बता रहा हूं अच्छा यहां एस ज्यादा है सर, यहां एस कम है, अरे सर नॉन आइडियल है ये। एक्चुअल में ऐसे पता लगाया जाता है कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है। क्या इतनी सी बात सबको क्लियर हुई? बहुत बड़े दीपक तिवारी, सभी बच्चे कमेंट करो क्या अब मामला क्लियर हुआ, और नहीं तो बता दो भाई, मैं तुम्हें अभी फोन करके बता दूंगा। दुनिया में जो लोग भी पढ़ाते वो यही बोलते कि आई की वैल्यू को चेक कर लो, है ना, क्योंकि यहां से सवाल नहीं आते, उस गलती उनकी नहीं है, यहां से सवाल ही नहीं आते कि बेटा इसकी डिटेल में जानना पड़े। लेकिन मैंने जानबूझ के H2O का एग्जांपल रखा ताकि तुम्हें वो चीज भी समझ में आए कि जरूरी चीजें हमेशा आई के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आई हमें ये बताने के लिए कि रेशियो क्या लिया जाए, आई और कुछ नहीं बताता, आइडियल फाइडियल कुछ नहीं बताता, एक्चुअल में बताता क्या रेशियो चेक करो फिर यहां चेक करो और फिर सब में बंटवारा करो, फिर पता चलेगा तुम्हें एक्चुअल में क्या है सिनेरियो। रोहन निगम आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत बधाई है तुझे। क्लियर है? चलिए सो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं, अभी के लिए इतना ही। आज की क्लास को दोबारा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ऑल्दो मैंने क्लास में इतनी बार बता दिया अब कोई जरूरत बचती नहीं है, कहानी की तरह इसको याद कर लेना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेस क्लास, सी यू इन वेरी नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।